ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट क्लास है बैंक और एसएससी का। उसमें सबसे पहले जो आपका बेसिक्स आता है, कैसे एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहले हम बैंक का सीखेंगे कि बैंक का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। उसके बाद हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपका आता है एक एसएससी। एसएससी के में जो आपके बैंक के रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, या फिर एसएससी का जो एग्जाम पैटर्न होता है, एसएससी का जो सिलेबस होता है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो बैंक के बारे में। तो बैंक में अभी फिलहाल में इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। उसमें क्या है कि आप जब गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आप ये 12 बैंक के लिए प्रिपरेशन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एक बैंक है एसबीआई। एसबीआई है, उसके अलावा जो 11 बैंक्स है, जैसे कि यूनियन बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, ये पीएनबी बैंक हो गया, ये सारी बैंक्स होती है। फर्स्ट जो एसबीआई बैंक है वो क्या करती है, खुद का एक रिक्रूटमेंट लेती है। मतलब जैसे कि उसमें 2 पोस्ट आते हैं, पीओ के लिए पोस्ट आता है कि क्लर्क के लिए आता है। तो एसबीआई कैसे किसी इंस्टीट्यूट को नहीं बोलते, किसी बॉडी को नहीं बोलते कि वो उनका एग्जाम्स कंडक्ट करवाए। वो अपना खुद का एक एग्जाम लेती है, जैसे पीओ का हो गया, क्लर्क का हो गया, वो खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती है। उसके अलावा जो 11 बैंक है, वो खुद का पर्सनल एग्जाम्स कंडक्ट ना करवा कर वो क्या करती है, एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है आईबीपीएस, उसको बोलती है कि वो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए। उनको जितने भी पीओ की रिक्वायरमेंट्स होती है, या फिर क्लर्क की रिक्वायरमेंट होती है, वो उनको बोलती है कि मतलब हमें इतने पीओ या क्लर्क की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें रिक्रूट करके दो। वो वो एग्जाम्स कौन कंडक्ट करवाता है, आईबीपीएस। ओके। आईबीपीएस जो है ये 11 बैंक्स के लिए रिक्रूटमेंट करके देती है, जो हर साल फिक्स होता है कि उसके नोटिफिकेशन आता ही है। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आ गया है। मई मई से आपका क्या होगा, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि एसबीआई में बात करें तो 2 पोस्ट के लिए आता है। 2 पोस्ट आता है, जैसे कि एसबीआई पीओ हो गया एंड एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क, 2 पोस्ट आता है। वैसे ही आईबीपीएस में भी 2 पोस्ट आता है, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क। इसके अलावा एक और पोस्ट होता है एसओ के लिए। उसमें आपके किसी एग्जाम्स में किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगता है, और किसी पोस्ट के लिए आपका विदाउट एक्सपीरियंस, बट उसमें थोड़ा मास्टर्स डिग्री मांगते हैं। ओके। बट जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होते हैं जिनके, वो एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, वो सारी एग्जाम्स दे सकते हैं। आईबीपीएस में 2 पोस्ट के लिए आता है। आईबीपीएस में आईबीपीएस जो अर्बन एरियाज के लिए होते हैं, और आईबीपीएस आरआरबी के लिए होता है। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक। उसमें क्या होता है कि जो ग्रामीण एरियाज में आपकी पोस्टिंग होती है, वो आरआरबी से रिक्रूटमेंट होता है आपका। इसके अलावा हम्म देखिए, जैसे कि एग्जाम्स होते हैं, आप बैंक की प्रिपरेशन करते हो, तो सिर्फ बैंक का जो सिलेबस होता है, सेम सिलेबस में आप एक साथ बहुत सारे एग्जाम्स दे सकते हो। जैसे कि आईबीपीएस में आपका एसओ हो गया, पीओ हो गया, क्लर्क हो गया। आईबीपीएस आरआरबी में आपका पीओ और क्लर्क का हो गया, उसके साथ एसबीआई पीओ क्लर्क हो गया। ये सारे एग्जाम्स तो आप दे ही सकते हो, सेम सिलेबस आता है। ओके। उसके साथ साथ आप कौन से एग्जाम्स दे सकते हो, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, सिलेबस वही होता है, एग्जाम पैटर्न्स वही होते हैं, उसके साथ आप ये सारे भी एग्जाम्स दे सकते हो। इंश्योरेंस में क्या होता है, एलआईसी असिस्टेंट, एलआईसी डबल एओ, एनआईएसीएल असिस्टेंट, जीआईसी, जीआईसी, नाबार्ड, ग्रेड, ये सारी एग्जाम्स। एंड उसके अलावा आरबीआई के भी, जैसे आरबीआई असिस्टेंट हो गया, आरबीआई ग्रेड बी हो गया। ये सारी एग्जाम्स आप दे सकते हो। सिर्फ पढ़ना एक ही चीज है, आपको सिर्फ पढ़ना है कि बैंक की प्रिपरेशन करते हो तो इतने सारे एग्जाम्स, मतलब बैंक और प्लस इंश्योरेंस सेक्टर की सारी एग्जाम्स आप दे सकते हो। ओके। अब हम बात करें एग्जाम पैटर्न की। तो बैंक बैंक का जो होता है, उसमें 3 फेज में एग्जाम्स होते हैं। जैसे कि प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, और उसके साथ आप इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में अगर आप क्लर्क की प्रिपरेशन करते हो, सिर्फ क्लर्क की एग्जाम दोगे आप, तो आपका क्या होगा, उसमें सिर्फ 2 फेस होगा। एक प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा, उसमें आपको मेंस में अपीयर नहीं करना होगा। लेकिन जब आप पीओ की एग्जाम दोगे, तो आपका उसमें 3 फेस आ जाता है। प्रीलिम्स और मेंस तो होता है, ये उसके साथ साथ एक आ जाता है आपका इंटरव्यू जुड़ जाता है। ओके। एंड मेंस के पेपर के साथ आपका एक और पेपर आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर। जैसे कि मैं प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न की बात करूं, तो प्रीलिम्स में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक तो आता है इंग्लिश, उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होते हैं, क्वांट के 35, रीजनिंग के 35, ऐसे टोटल करके आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। हर ईच क्वेश्चंस आपके 1 मार्क का होता है।
ओके, प्लस इसके साथ साथ आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है। मीन्स अगर आप अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते तो उसके पीछे आपके 0.25 मार्क्स कम हो जाते हैं। देखो, यहाँ पे इस सेक्शन के लिए आपको क्या दिया हुआ है, स्टिपुलेटेड टाइम दिया है, मतलब सेक्शनल टाइम दिया हुआ है। जैसे कि इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेगा, क्वांट के लिए 20 मिनट्स एंड रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स। मतलब आपको सेक्शनल टाइम भी दिया होगा, मतलब गिवन टाइम में, मतलब 20 मिनट्स में आपको इंग्लिश का सारा जो सेक्शन है वो कंप्लीट करना होगा। जैसे कि इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चन, क्वांट के 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 20 मिनट में 35 क्वेश्चन। ये तो है आपका प्रीलिम्स का सिलेबस, मतलब प्रीलिम्स का क्या है, एग्जाम पैटर्न है। इसके बाद अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, प्रीलिम्स में जो कट ऑफ आता है वो क्लियर क्लियर करते हैं, तो आप क्या होंगे, मेंस में अपियर करने के लिए एलिजिबल होंगे। मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश एंड डीआई। डीआई मतलब मैथ, मैथ का उसमें क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आईबीपीएस पीओ का है, तो आईबीपीएस पीओ में सिर्फ डीआई आता है। बाकी आप क्लर्क में जाओगे तो उसमें आपके एरिथमेटिक भी आते हैं, मिसलेनियस सारे आपके आ जाते हैं, स्पीड मैथ भी आ जाते हैं। तो अगर पीओ में है तो रीजनिंग के, जैसे आईबीपीएस पीओ का ही मेंस का पैटर्न है, तो रीजनिंग के आपके 45 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 60 होते हैं। मतलब 45 क्वेश्चन आपको अटेंड करने, तो कोई क्वेश्चन आपके 1.5 मार्क के होते हैं, कोई 1 मार्क के होते हैं। ओके, एंड 60 मिनट्स उसके दिया जाते हैं। सेम वैसे ही बाकी सब्जेक्ट्स का भी है। देखो, ये 4 सब्जेक्ट्स तो आपका होता ही है, लेकिन अगर पीओ का है ना, तो उसके साथ जैसे कि मैंने आपको बोला, एक डिस्क्रिप्टिव जुड़ जाता है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, एक इंग्लिश लैंग्वेज होता है जिसमें आपको एक लेटर लिखना होता है और एक ऐसे लिखना होता है। क्योंकि जब आप मैनेजर की पोस्ट पे जाओगे तो वहां पे आपको मेल भी करना होगा, कहीं पे किसी चीज के लिए आपको लेटर भी लिखना होगा। ओके, तो उसके लिए आपका एक डिस्क्रिप्टिव होता है जिसमें एक लेटर राइटिंग होता है और ऐसे राइटिंग होता है। ये 2 क्वेश्चंस होते हैं, आपको मैक्सिमम मार्क्स 25 का होता है और इंग्लिश में ही लिखना होता है। गिवन टाइम आपको 30 मिनट्स मिलता है। देन ये था तो आपका बैंकिंग का एग्जाम पैटर्न। बैंकिंग का सिलेबस हम जान ले तो, बैंकिंग में जो आपके सिलेबस है, जैसे कि फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर है अल्फा न्यूमेरिक, सेकेंड है कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड एक्स्ट्रा, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सारे आपके क्या है, बैंकिंग के, जो आपके बैंक में भी आते हैं और एसएससी में भी आते हैं। अगर आप बैंक के जो आप ये सारे क्वेश्चन से आप करते हैं तो एसएससी आपके लिए एकदम इजी हो जाता है। बैंक और एसएससी का जो सिलेबस है ये सेम रहता है, बस क्या होता है, 7 to 8 चैप्टर्स और एसएससी में आपके जुड़ जाते हैं। ओके, बाकी ये सारे सिलेबस तो आपके एसएससी में आते ही है। अब हम एसएससी की बात करें, तो एसएससी में देखो, एसएससी जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम करो, अगर आप एसएससी के थ्रू सिलेक्ट होते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम करोगे। इसमें आपके पोस्ट जैसे कि जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया और सीपीओ, इतने सारे पोस्ट आते हैं। इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें आपका सिलेक्शन होता है। देखो, एमटीएस और जीडी के, एसएससी जीडी और एमटीएस क्या होता है, आपके 10th लेवल पे होता है। मतलब अगर आप 10th पास आउट है तो ये दोनों एग्जाम्स आप दे सकते हो। अगर सिर्फ आप 12th पास आउट है तो 12th बेस पे आप एसएससी सीएचएसएल दे सकते हो। एंड ग्रेजुएशन अगर आप पास आउट हो तो एसएससी सीजीएल और सीपीओ दे सकते हो। सबसे अच्छी पोस्ट ज्यादातर इसमें आती है आपकी एसएससी सीजीएल में, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया। इस सारे पोस्ट के लिए ये सारी पोस्ट के लिए क्या होता है, एसएससी सीजीएल के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। ओके, एंड आर्मी में, वो सारे में आपको जाना हो, पुलिस फोर्स में जाना हो तो एससीपीओ के थ्रू आप जा सकते हो। ये तो हो गया एग्जाम्स, इतने आपके एसएससी में 5 एग्जाम्स होते हैं। इसके अलावा एसएससी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो आप बहुत सारे इसके अलावा भी एग्जाम्स दे सकते हो। जैसे कि एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, सेम सिलेबस होता है, सेम एग्जाम पैटर्न होता है, उसके साथ आप एफसीआई की भी एग्जाम्स दे सकते हो। देन हम एग्जाम पैटर्न पे आए, तो जैसे कि बैंक में आपके 3 फेसेस पे एग्जाम होते हैं। कौन कौन से, एक तो प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, थर्ड वन क्या होता है, इंटरव्यू होता है। बट एसएससी में आपका क्या होता है, एसएससी में आपके 2 ही फेस होते हैं। उसमें आपका प्रीलिम्स या टीयर 1 बोलो, एंड सेकंड क्या होता है, टीयर 2, मतलब मेंस का होता है। टीयर 1 की बात करें तो टीयर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, रीजनिंग, जीएस, जनरल स्टडीज एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। हर एक सेक्शन के आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क का होता है।
ओके। यहाँ पे जैसे कि बैंक में आपको सेक्शनल टाइमिंग दिया होता है, यहाँ पे आपको कहीं भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है, ओवरऑल टाइमिंग होता है। मतलब आपको 1 आवर में पूरा सेक्शन आपको जो 4 सेक्शन है वो 4 के 4 सेक्शंस कंप्लीट करने होते हैं। ओके। देखो ये क्या है आपका टियर 1 मतलब प्रीलिम्स का ये एग्जाम पैटर्न है। सेकंड आता है आपका टियर 2। इसमें आपके 2 सेशन में एग्जाम्स होते हैं। अगर आप टियर 1 क्वालीफाई करते हैं, मतलब प्रीलिम्स आप क्वालीफाई होते हैं, उसमें कट ऑफ मार्क जाता है, आप क्वालीफाई करते हो तो आप टियर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं, टियर 2 में आप बैठ सकते हैं। उसमें 2 सेशन में आपके फर्स्ट सेशन होता है जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटी एंड एंड रीजनिंग, मतलब 1 सीट में आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें मैथ्स के आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस आते हैं। 1 क्वेश्चन आपके 3 मार्क के आते हैं। प्रीलिम्स में क्या था आपका 1 क्वेश्चन 2 मार्क का था, और टियर 2 में क्या आ जाएगा आपका 1 क्वेश्चन 2 मार्क का आ जाएगा। इट मीन्स कि आपके जो रीजनिंग एंड क्वांट टोटल लेके 60 क्वेश्चंस आते हैं, 1 क्वेश्चन 3 मार्क मतलब आपके 180 मार्क का टोटल होगा मैथ्स और रीजनिंग का। सेम आपका सेशन 2 में आएगा इंग्लिश एंड जीएस, जनरल अवेयरनेस, सॉरी जनरल स्टडीज। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस जनरल स्टडीज होगा, जिसमें आपके पॉलिटिक्स आ जाएगा, वो सारे आ जाएंगे। ओके। इंग्लिश के आपके 45 क्वेश्चंस आते हैं एंड जीएस के 25 क्वेश्चंस आते हैं। देखो यहाँ पे आपका जो जीएस का जो वेटेज होता है, वेटेज है ना वो ज्यादा नहीं है, 25 ही है। इंग्लिश का ज्यादा वेटेज है और उसके साथ साथ आपका मैथ्स और रीजनिंग का भी है। मतलब आप इस सेक्शन में भी जीएस अगर आपका वीक है तो इस सेक्शन से भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। बैंक में जो होता है ना आपका सेक्शनल कट ऑफ होता है, पीओ के आप एग्जाम्स दोगे तो वहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होता है, बट यहाँ पे कोई भी आपका सेक्शनल कट ऑफ होता नहीं है। इसमें भी जो आपके जो सेशन 2 है, उसमें आपका क्या होगा इंग्लिश और जीएस जो है वो आपके 70 क्वेश्चंस आएंगे, 1 क्वेश्चन आपके 3 मार्क का आएगा, मतलब टोटल कितने हुए 70 क्वेश्चंस है तो 210 मार्क्स का आपका सेशन 2 आएगा। ये तो आपके सेशन 1 हुआ। उसके बाद आपका एक और आता है, जो आपका आता है एक कंप्यूटर नॉलेज का आता है, डेटा एंट्री का आता है। ओके। कंप्यूटर और डेटा एंट्री जो होगा आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मतलब जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ना इसमें इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। आपका फाइनल सिलेक्शन कौन से बेस पे होगा, जो आपके इन 4 सब्जेक्ट में जो भी आप स्कोर किए होंगे इससे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये जो 2 सब्जेक्ट है इससे आपका फाइनल, मतलब ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है कि वो जानना चाहते हैं कि आपको मतलब थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है कि नहीं, इसलिए मतलब इसमें थोड़े से क्वालिफाई आपको सिर्फ करना होता है। कंप्यूटर के आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे एंड डेटा एंट्री के आपको आएगा। ओके। आपको टाइपिंग टेस्ट वहां पे होता है। जो आपका फाइनल सिलेक्शन है, वो आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे टोटल कितना होता है आपका 390 अक्रॉस होता है। ये 390 मार्क पे आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है, आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा जो इसमें 390 मार्क का होता है, उस पे से ही आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है। जैसे कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या फिर कहीं भी कस्टम ऑफिसर पोस्टिंग आपकी होती है, आपके मार्क पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा आपका मार्क आएगा उतना हाई पोस्ट पे आप एलिजिबल होते हैं, वहां पे वो रिक्रूट करते हैं। ओके। किसी को कोई डाउट है एग्जाम पैटर्न में? ये है आपका एसएससी का एग्जाम पैटर्न। ओके। सेम इसके बाद आपका क्या आता है सिलेबस आता है, मतलब बैंक का तो सिलेबस आपने देखा। ओके। उसके बाद आपका एसएससी का सिलेबस क्या होता है, जैसे ये बैंक का जो सारे टॉपिक्स है ये तो आएंगे ही आपके एसएससी में, और वो बहुत बहुत इजी लेवल का है। तो अगर आप बैंक का जो रीजनिंग करते हो तो आपका एसएससी का रीजनिंग एकदम इजी होता है, ये सारा तो टॉपिक आएगा ही आपका। इसके साथ जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स जुड़ जाते हैं, जैसे कि एनालॉजी हो गया, सिंबल्स एंड नोटेशंस हो गया, क्यूब एंड डाइज हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, ये सारे क्या है आपके बैंक में नहीं आते। कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, एनालिसिस सिमिलैरिटी हो गया, सब बैंक में नहीं आते, एसएससी में आते हैं। तो आपका जो एसएससी का थोड़ा 6 से 7 चैप्टर अलग हो जाता है, बाकी बैंक के सारे सिलेबस वही रहते हैं। ओके। ये आपका जो है सिलेबस है एसएससी का। ओके। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो? देखो हमने क्या किया, सबसे पहले आपके एग्जाम्स देखे जो बैंक में आते हैं, इतने सारे आप बैंक की प्रिपरेशन करते हो तो एक साथ इतनी सारी एग्जाम्स दे सकते हो। इट मींस कितने आपके अप्रोक्स 15 एग्जाम्स है। ये तो सिर्फ जो मेन मेन एग्जाम्स है वो मैं बताई, इसके अलावा छोटे मोटे और भी एग्जाम्स आते हैं। मतलब आप 18 से प्लस अगर बैंक की सिर्फ प्रिपरेशन करते हो 18 से प्लस एग्जाम्स 1 ईयर में अपीयर कर सकते हो। एक साल में आप 18 से ज्यादा एग्जाम्स दे सकते हो। सेम वैसे ही एसएससी की प्रिपरेशन करते हो तो आप एक साल में 10 से 12 एग्जाम्स दे सकते हो।
ठीक है? इससे कुछ जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना उसका नोटिफ़िकेशन फिक्स नहीं होता है कि आएगा, बट 1 साल में 2 साल में आते हैं। तो अब ऐसे ही आप मतलब बैंक और एसएससी की दोनों की प्रिपरेशन करो तो साथ में आपके 1 ईयर में 25 प्लस एग्ज़ाम्स आती है। 25 प्लस आप एग्ज़ाम्स दे सकते हो। 1 साल में आप 25 एग्ज़ाम्स में आप बैठ सकते हो। तो मतलब आप सोचो आप 1 साल में 25 एग्ज़ाम्स में बैठने जा रहे हो। मतलब हर मंथ एवरी मंथ आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम्स तो आएँगे ही। ओके? तो आप इतने सारे एग्ज़ाम्स में बैठे हो तो ऐसा तो होगा नहीं आप बिना प्रिपरेशन करे जाओ और एग्ज़ाम्स में बैठो। थोड़ी बहुत तो प्रिपरेशन करके जाओगे ना और कोई ना कोई एग्ज़ाम्स तो निकल ही जाएगी। है ना? तो ऐसे प्रिपरेशन भी करना है आपको कि कोई ना कोई 25 एग्ज़ाम्स है तो ऐसे सिर्फ़ टाइम पास के लिए 25 एग्ज़ाम्स में नहीं जाएँगे। सारे कोई ना कोई एग्ज़ाम्स तो आपको निकल ही जाएगा और आपको क्या चाहिए? गवर्नमेंट जॉब चाहिए, है ना? वो चाहे बैंक से हो या फिर एसएससी से हो। आपको एक स्टेबल जो जॉब होती है वो चाहिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको जाना है। तो आप बैंक या एसएससी कहीं से भी आप 25 प्लस एग्ज़ाम्स में अपीयर होगे तो आप कहीं भी एक एग्ज़ाम में आपका हम जिस तरह से प्रिपरेशन करेंगे 100% गारंटी है कि आप मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके? ये एग्ज़ाम से ये एग्ज़ाम पैटर्न है बैंक का प्रीलिम्स, मेंस इन एसएससी का है, या टियर 1 है आपका, टियर 2 है और ये आपका जो बैंक का सिलेबस है, ये एसएससी का सिलेबस है। ओके? अब देखो एक हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज। ओके, ये जो होता है ना ये आपके बैंक में भी आता है और एसएससी में भी आता है। अल्फाबेटिकल मतलब अल्फाबेट ही सुनकर आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या है। अल्फाबेट्स मतलब एबीसीडी जो होगा वो होगा। एंड मिसलेनियस उसमें आपके नंबर सीरीज आ जाते हैं एंड सिंबल्स आ जाते हैं। ये जो सीरीज है आपके एग्जाम्स में 5 मार्क का आता है। मतलब प्रीलिम्स में आपके रीजनिंग के जो है सेक्शन है, एक सेक्शन में कितने जो रीजनिंग का सेक्शन है कितने क्वेश्चंस आते हैं? 35 क्वेश्चंस आते हैं। 35 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आ जाते हैं, डायरेक्ट 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ जाते हैं। ओके, एंड सेकेंड थिंग एक और, हाँ आपको पता है कट ऑफ कितना जाता है? आपका सिलेक्शन जो होगा, जो मार्क आएगा वो कट ऑफ पे आता है। कट ऑफ कितना जाता है? जैसे कि आप क्लर्क की प्रिपरेशन करो, क्लर्क की एग्जाम दो, तो क्लर्क में जो कट ऑफ होता है कितना जाएगा सिलेक्शन पाने के लिए प्रीलिम्स में? ओ हाँ, जबकि क्लर्क में आपका ओवरऑल कट ऑफ ही होगा। क्लर्क में जो है ना आपका, जैसे कि अभी कौन सा रिजल्ट आया? एसबीआई का रिजल्ट आया। तो एसबीआई के रिजल्ट में आपने देखा होगा कट ऑफ क्या गया है, देखा आप सबने? जनरल का। एंड वैकेंसी कितनी थी? देखो अभी जो रिजल्ट आया ना आपके एसबीआई का, उसमें 8000 प्लस वैकेंसी थी। और हर साल लास्ट ईयर का जो एसबीआई क्लर्क का आप कट ऑफ देखोगे प्रीलिम्स का कितना गया है? 72 पॉइंट समथिंग, 72 प्लस कट ऑफ गया था लास्ट ईयर का, जो कट ऑफ मैं बता रही हूँ। और इस साल जो कट ऑफ गया है, गेस, 51.25 अप्रोक्स गया है कट ऑफ। मतलब लास्ट ईयर से कितना कम है? हाँ, मानो अप्रोक्स 21 प्लस आपके जो है वो कट ऑफ में डिफरेंट देखने को मिला है। मतलब लास्ट ईयर आपका 72 गया था और इस ईयर क्या है, 51 कट ऑफ आया है। मतलब डिक्रीज हुआ है, एग्जाम्स का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस साल कट ऑफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हुआ है। क्यों? वैकेंसी तो क्लर्क में आपकी हर साल इतनी ही आती है, 7000 8000 एसबीआई में इतनी ही आती है। ओके, एग्जाम का लेवल है वो चेंज हुआ होगा। कट ऑफ आप देखो, कट ऑफ लो क्यों जाएगा? हाँ, जब एग्जाम का जो पेपर है, लेवल है, वो थोड़ा पेपर लेवल उसका ज्यादा होगा तभी तो कट ऑफ आपका कम आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स उसका क्वेश्चंस क्या होंगे, कम अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर इजी होगा तो क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो कट ऑफ तो ऑटोमेटिक आपका हाई जाएगी। बट एग्जाम का जो लेवल है वो बढ़ेगा। जो लेवल है वो बढ़ेगा, क्वेश्चंस थोड़े हार्ड आएंगे तो क्या होगा, कट ऑफ ऑटोमेटिक कम चला जाएगा। तो एसबीआई आपका आउट ऑफ 100 एसबीआई में आपके 51 कट ऑफ गया है, 51.25 अप्रोक्स कट ऑफ गया है। मतलब 100 में से आपको 50% ही आपको क्या करना है, स्कोर करने हैं क्वालिफाई करने के लिए। मेंस में बैठने के लिए आपको 50% मार्क ही लाने हैं, उससे ज्यादा नहीं लाना है। एंड मेंस में आपको पता है मेंस का कट ऑफ क्या जाता है?
नहीं पता है। जैसे कि एसबीआई की बात करें तो एसबीआई क्लर्क जो मेंस होने वाला है, एसबीआई क्लर्क का जो मेंस है आपके 25 को एंड 4th मार्च को शेड्यूल है, 25th फेब को एंड 4th मार्च को शेड्यूल है। तो उसका एसबीआई क्लर्क मेंस में आप में से कोई देखो उसका जो है कट ऑफ, जैसे कि एसबीआई क्लर्क मेंस की मैं बात करूँ तो उसमें कट ऑफ आता है आपके 190 मार्क का तो होता है। 190 मार्क का जो पेपर मेंस का होता है उसमें से कट ऑफ आपको कितना लाना होता है? 70 टू 80 मार्क, मतलब 190 मार्क में से आपको कितने लाने होते हैं? 70 से 80 मार्क आपको सिर्फ क्वालिफाई, मतलब मेंस में जो क्लर्क का होता है उसमें तो आपका इंटरव्यू होगा नहीं। ओके, मतलब मेंस में आप सिंगल एग्जाम में आउट ऑफ 190 70 से 80 मार्क आप ला लेते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। ये कितना हुआ? 50% भी नहीं है आपका। 50% भी नहीं है, अप्रोक्स 40 टू 45% आपको क्या करना है, स्कोर करना है। एंड मेन थिंग कि वहां पे सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं होता, ओवरऑल कट ऑफ होता है, मतलब 5 जो 4 सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, 4 सब्जेक्ट्स में आप किसी किसी में 20 मार्क स्कोर करो, किसी में 30 मार्क स्कोर करो, तो भी आपके 70 से 80 मार्क इजीली आ सकते हैं। मतलब 190 में से आपको इतने 70 से 80 मार्क ही लाने हैं। 190 नहीं, 200 का होता है। 190 क्वेश्चंस होते हैं आपके, 200 होता है। 200 में से 70 से 80 मार्क लाने होते हैं। ये मेंस का कट ऑफ है ना? और उसमें आपका जो जैसे कि जीए हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और क्वांट हो गया, ये 4 ही सब्जेक्ट आते हैं, वहाँ पे आपका कभी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। ओवरऑल कट ऑफ होता है। तो एसबीआई क्लर्क में ना जो इस बार जो एग्जाम्स होने वाले हैं 25 फेब एंड 4 मार्च को शेड्यूल है, उसमें भी आपको देखना है इस बार तो कट ऑफ और कम जाएगा क्योंकि वैकेंसी थोड़ी ज्यादा है कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से। एंड जो एग्जाम का लेवल जो फर्स्ट में जो था आपका वैसे ही एग्जाम का लेवल रहेगा क्योंकि कंपटीशन लेवल बढ़ ही रहा है ना? देखो 8000 वैकेंसी है तो उसमें कितने स्टूडेंट्स को बुलाते हैं? वैकेंसी आपकी 8000 है तो 8000 वैकेंसी के लिए आपकी एग्जाम होती है। प्रीलिम्स में तो जितने स्टूडेंट्स उसमें फॉर्म भरेंगे उतने स्टूडेंट्स की एग्जाम्स होगी। ओके, तो उसमें जो आईबीपीएस है या फिर एसबीआई है वो कितने स्टूडेंट्स को बुलाते हैं मेंस में अपीयर करने के लिए? हाँ, मेंस में अपीयर करने के लिए आपका 1:10 का रेशियो होता है। अलग अलग एग्जाम्स का अलग अलग होता है बट मोस्ट ऑफ द जैसे एसबीआई हो गया आईबीपीएस हो गया 1:10 का रेशियो रहता है। मतलब क्या कि जैसे कि एक वैकेंसी के लिए 10 स्टूडेंट्स को वो लेते हैं। 8000 अगर वैकेंसी है एसबीआई क्लर्क में तो कितने स्टूडेंट्स को बुलाए होंगे मेंस में अपीयर करने के लिए? 80,000 स्टूडेंट्स क्या करेंगे? मेंस में अपीयर होंगे। मतलब 25 तारीख को और 4 तारीख को जो आपके 3 शिफ्ट में एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें 80,000 स्टूडेंट्स बैठेंगे। उसमें से आपको कितने स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे? 8,000। हाँ, आपके कितने परसेंट सिलेक्ट होंगे? 10% स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे। बट उसमें भी आपका क्या होता है, 50% रिजर्व रेशियो होता है। रिजर्व रेशियो पता है क्या होता है? मतलब रिजर्व रेशियो ये होता है कि एसबीआई क्लर्क मेंस का जैसे कि मैं बोलूँ आपका 75 कट ऑफ गया है। ओके, तो उसमें जो 8000 स्टूडेंट्स को वो सिलेक्ट करेंगे कि ज्वाइनिंग के लिए, उसमें से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो ज्वाइन नहीं करते हैं या फिर वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब पे रहते हैं तो वो ज्वाइन नहीं करते, बस एग्जाम्स देखने के लिए कि वो क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर दूसरे पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो वो ज्वाइन नहीं करते। या फिर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, ज्वाइन करके रिजाइन कर देते हैं। कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो ज्वाइन करके रिजाइन कर देते हैं। तो इस साल के लिए जो आपके जो रिक्रूटमेंट आता है, ज्वाइन कर लेते हैं, रिजाइन करते हैं या फिर जो वैकेंसी खाली रहती है, जो स्टूडेंट ज्वाइन ही नहीं करते, तो उस वैकेंसी के लिए ना आपको फिर से जो इसी साल का जो कैंडिडेट्स जो अपीयर किए जाते हैं उनको रिजर्व रेशियो में रखा जाता है। मीन्स जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करे तो आपको रिजर्व रेशियो में रखेंगे, आपके कट ऑफ के आसपास मार्क होगा ना तो आपको वो कॉल करेंगे कि आप मतलब मतलब एलिजिबल हो, कट ऑफ क्लियर कर पाए हो कि आप ज्वाइन कर सकते हो, उसको बोलते हैं रिजर्व रेशियो। मतलब 80,000 जो स्टूडेंट्स अपीयर होंगे उसमें से जो कट ऑफ क्लियर होगा, सब 70 में से 70 सपोज कट ऑफ आया एसबीआई क्लर्क मेंस का। ओके, वो 70 जो है आपके 50,000 स्टूडेंट्स है उनका क्लियर हो गया। तो 50,000 में से ना जैसे कि आपके अप्रोक्स 30,000 स्टूडेंट्स को वो लोग बुलाते हैं। 8,000 को तो आपको क्या करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे। एंड बाकी के जो स्टूडेंट्स होंगे ना उनको रिजर्व रेशियो में रखेंगे। मीन्स जो स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर रहे तो उनको बाद में 1 साल तक ये सर्कुलर चलता है आपका, जब तक दूसरे आपका नोटिफिकेशन नहीं आता ना दूसरे एग्जाम्स का, तब तक इनका ये 3 रिजर्व लिस्ट आता है उसमें।
फर्स्ट रिजर्व लिस्ट आता है कि स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते, तो फिर उसके बाद थर्ड, सेकंड आता है, फिर थर्ड। जैसे कि इस साल आपका जो एसबीआई क्लर्क का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है, उसके साथ से साथ आपका कौन सा आया, थर्ड रिजर्व लिस्ट आया। मतलब 1 साल तक उनका प्रोसेस चलता ही रहता है। मतलब अगर आपको अनलकली कहीं भी आप 0.25 मार्क्स से, 0.5 मार्क्स से, या फिर 1 मार्क्स से, 2 मार्क्स से आपका रह जाता है, तो आपको ये मतलब एक चांस रहता है कि नेक्स्ट टाइम क्या होगा, मतलब सेकेंड रिजर्व लिस्ट आएगा, थर्ड रिजर्व लिस्ट आएगा, तो उसमें आपका क्या हो जाए, सिलेक्शन हो सकता है। 1 साल तक आपके पास एक वो चांस रहता है कि हाँ, मे बी आपका सिलेक्शन हो सकता है, अगर कट ऑफ के आसपास आपका स्कोर जाता है तो। ओके। अब देखो, एक हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम में कितने मार्क का आता है, 5 मार्क का आता है। ओके। प्रीलिम्स में होते ही 35 क्वेश्चन है, और इसमें 5 मार्क का आ जाता है। मतलब इसका वेटेज आपको पता होगा कितना ये वेटेज करता है, और सबसे इजी चैप्टर होता है ना। इजी चैप्टर होता है, इसमें सिर्फ आपके अल्फाबेट्स, न्यूमेरिकल एंड सिंबल्स बेस्ड होते हैं। फर्स्ट है, जैसे कि टाइप्स ऑफ सीरीज बोलो, 3 टाइप्स का आता है। फर्स्ट है लेटर सीरीज। ओके। इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स आपके आएंगे, ए टू जेड जो भी अल्फाबेट्स होते हैं लेटर बेस्ड, वो सारे आपके आ जाते हैं। सेकेंड होता है नंबर सीरीज, इसमें नंबर बेस्ड आ जाएंगे। ओके। एंड थर्ड वन होता है मिससेलेनियस, इसमें आपका लेटर भी आता है, नंबर भी आता है, एंड सिंबल भी आता है। मिससेलेनियस मतलब तीनों आपके मिक्स होते हैं। ये आपका जो एग्जाम पे एग्जाम में जो इस 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन है देखो, इसमें क्या होता है, मैं लिख नहीं सकती। ओके। ओके। देखो, इसमें जो है ना, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अल्फाबेट्स में कितने होते हैं, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट सीरीज में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, A to Z। A to Z का आपको सबसे पहले प्लेस वैल्यू लर्न करना पड़ेगा। प्लेस वैल्यू मतलब, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आप सब पहले क्लास में हो, है ना। अब बताओ, वाई का प्लेस वैल्यू क्या होता है। ओके। ओ का प्लेस वैल्यू 15, क्यू का प्लेस वैल्यू, जे का प्लेस वैल्यू, एल का, एम का प्लेस वैल्यू। हाँ, याद है ना। वैसे ही आपको जो नए स्टूडेंट्स है, उसमें क्या करना है, आपको अल्फाबेट जो है उनके प्लेस वैल्यू लर्न करना है। जैसे कि ए सीरीजिकल वैल्यू में आपको जाना है। जैसे कि ए है आपको फर्स्ट में आता है, तो ए का प्लेस वैल्यू 1 होगा। उसके बाद क्या आता है, बी, तो बी का प्लेस वैल्यू 2। उसके बाद आता है आपका सी, सी का प्लेस वैल्यू 3, डी 4। ऐसे ही आपको A to Z तक ऐसे आपके अल्फाबेट्स आएंगे, और सारा उसका सीरीज होगा। ओके। मतलब जेड आपके लास्ट में आएगा, तो जेड का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 26। उसके अलावा इसके अपोजिट्स लर्न करने पड़ेंगे। मतलब ए के अपोजिट क्या आता है, बी के अपोजिट, हाँ, आप सबको पता है। बी के अपोजिट क्या आएगा, जे के अपोजिट। अब बताओ, अपोजिट्स मतलब क्या है, ए फर्स्ट वाला और आपके लास्ट वाले जो लेटर होंगे ना, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब आपका फर्स्ट क्या है, ए है, और लास्ट अल्फाबेट कौन सा होता है, जेड। जेड का प्लेस वैल्यू आपका आता है 26। जब आप 1 2 3 काउंट करोगे, तो जेड जो है 26 नंबर पे आता है। मतलब ए का अपोजिट आपका जेड हो गया। बी का क्या है, 2 है। पीछे से आप जाओगे तो वाई आएगा, वाई का प्लेस वैल्यू होता है 25। इसके अलावा आपका यहाँ पे क्या आएगा, एक्स, एक्स का प्लेस वैल्यू 24। देन डब्ल्यू, ई, यू और वी। ओके। एफ का प्लेस वैल्यू आपका कंसेक्यूटिव में जाओगे तो 6 7 8 9 10 12 13,
क्या बोल रहे हो? और ये 22। ये आपके 26 अल्फाबेट्स हुए जो एक दूसरे के सामने, वो क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब एम, एम का अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होगा आपका? एन होगा। एल का अपोजिट ओ होगा। के अपोजिट पी। जे के अपोजिट क्यू। आई के अपोजिट आर। एच के अपोजिट एस। ऐसे ही सारे अल्फाबेट जो होंगे एक दूसरे के अपोजिट, मतलब जो फर्स्ट एंड लास्ट होगा एक दूसरे के अपोजिट, फिर सेकंड नंबर पे जो आगे से होगा, सेकंड लास्ट जो पीछे का होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा। आपको यहाँ पे सिर्फ लर्न क्या करना है? प्लेस वैल्यू लर्न करना है, और बाकी आपको अपोजिट्स कैसे निकालने हैं। देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ प्लेस वैल्यू याद करना है, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना है। जैसे कि आपको पता है कि प्लेस वैल्यू 1 to 26 आपने याद कर लिया। अगर मैं बोलूँ आपको, जैसे कि बाकी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ कि आपको डी का अपोजिट बोलो, तो देख नहीं रहे, वो डायरेक्ट बता रहे हैं कि कैसे हम अपोजिट से निकाल रहे हैं। अपोजिट निकालने के लिए आप देखो, फर्स्ट और लास्ट वाले जो अल्फाबेट्स है उनके जो प्लेस वैल्यू, उनका सम कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। देखो, 1 + 26 कितना हो रहा है? 27। मतलब अपोजिट जो है उनका सम, प्लेस वैल्यू का सम कितना हो रहा है? 27। सेकेंड, सेकेंड और सेकेंड लास्ट के जो प्लेस वैल्यू, अल्फाबेट्स के जो प्लेस वैल्यू है उनका सम कितना हो रहा है? 27। फिर इसका 27, लास्ट में 27 हो रहा है, अपोजिट्स का सम हो रहा है ना। इट मीन्स कि जो अपोजिट्स होंगे उनका सम कितना होगा? अपोजिट जो अल्फाबेट्स होंगे उनके प्लेस वैल्यू का सम हमेशा 27 आता है। मतलब मैं अगर आपको ई का प्लेस, ई का बोलती हूँ कि ई का प्लेस वैल्यू 5 है, ओके, तो ई का अपोजिट क्या होगा, बता पाओगे? अगर आपको टोटल दिया हुआ है, देखो, अगर आपको टोटल दिया हुआ है, एक का जैसे कि ई का दिया हुआ है और यहाँ पे दूसरा नहीं दिया है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो आपको तो ये पता है ना कि टोटल कितना है। कितना है टोटल? 27। और ई का प्लेस वैल्यू आपको पता है 5, तो बाकी का तो आप निकाल सकते हो ना। 5 को इधर ले जाकर, 27 - 5, 27 - 5 इज इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये जाने दो। क्या होगा? 27 - 5 क्या हो जाएगा आपका? 22 हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर आपको आपको ये तो पता है कि अपोजिट्स का सम क्या होता है? 27 होता है। और किसी भी एक अल्फाबेट्स का आपको पता होगा तो उसका अपोजिट निकाल सकते हो। निकाल सकते हो ना। इट मीन्स कि आपको सिर्फ यही याद करना है, प्लेस वैल्यू याद करना है। ये सिर्फ अल्फाबेटिकल में ही काम नहीं आएगा आपका। आपका जो कोडिंग डिकोडिंग हम जब चैप्टर करेंगे वहां पे इसका सबसे ज्यादा काम है। ओके, तो आपको सिर्फ आज ही इतना ही काम करना है कि जो अल्फाबेट्स है उनका प्लेस वैल्यू याद करना है। A to Z जितने भी आपके अल्फाबेट्स है सारे के प्लेस वैल्यू याद कर लेना है। अपोजिट कैसे निकालना है? जो टोटल टोटल जो होगा 27 में से जो अल्फाबेट होगा उसका प्लेस वैल्यू क्या करना है? माइनस कर देना है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, यू का अपोजिट क्या होगा? हाँ, यू का अपोजिट आपका एफ होगा। देखकर बता दिया, लेकिन आपको प्लेस वैल्यू ऐसे अगर लिखा नहीं होगा तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे यू का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 21। यू का प्लेस वैल्यू क्या दिया हुआ है? 21। और हमारे अपोजिट्स का सम टोटल कितना होता है? 27। तो 27 - 21 माइनस करोगे तो 6 होगा। अब ये आपको देखना है 6 जो है कौन से अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू है। 6 कौन से अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू है? एफ का। तो इट मीन्स कि यू का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? एफ। ओके, अब मैं आपसे पूछती हूँ के का अपोजिट क्या होगा, तो बताओ। मेरी हाइट उतनी नहीं है कि ढक जाए, तो भी मैं खड़ी हूँ। अच्छा बताओ, चलेगा। के का अपोजिट क्या होगा? देखकर। अब बताओ कि हम जो मैंने आपको बताया टोटल से वो कैसे करोगे? सबसे पहले, हाँ, पी का प्लेस वैल्यू क्या है? कौन सा निकाला बोला था मैंने आपको? के का। तो के का प्लेस वैल्यू क्या है? 11 है। अब टोटल में से आपको क्या करना है? 11 माइनस कर देना है, तो कितना आएगा? 16। अब 16 कौन से अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू होता है?
पी का। इट मीन्स के पी के का अपोजिट क्या हो जाएगा? पी। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है तो आपको लग रहा है कि हाँ, लेकिन आप जब तक इसका प्लेस वैल्यू लर्न नहीं करोगे तो आप कैसे निकाल पाओगे? माइनस तो कर ही नहीं पाओगे ना, उसके लिए आपको फिर लिखना पड़ेगा, और एग्जाम में आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि लिखना पड़ेगा। हाँ, आपको पता है कि ये 5 क्वेश्चन आएंगे, एक सीरीज दिया होगा, उस पर से 5 क्वेश्चन दिया होगा, है ना? ये 5 क्वेश्चन कितने देर में आपको सॉल्व करना है? एनी आइडिया? आपको 5 जो क्वेश्चन है वो उसको कितने देर में आपको सॉल्व कर देना है एग्जाम में? नो, आप 4 मिनट इस 5 क्वेश्चंस को दोगे, सबसे इजी चैप्टर को, तो फिर आप पजल में कितना कहाँ टाइम इन्वेस्ट कर पाओगे? टाइम नहीं बचेगा ना आपके पास। ये जो क्वेश्चन है ना, आपको एक क्वेश्चन, इसमें जो 5 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकेंड में सॉल्व करना है। कितना? 15 सेकेंड भी ज्यादा है। नहीं, एक क्वेश्चन का आप 1 मिनट दोगे तो एग्जाम में आपके, हाँ, 5 क्वेश्चन को 1 मिनट, एक से ज्यादा 1.5 मिनट देना है। कर पाएंगे? अभी अभी हार्ड लग रहा है, मतलब जो न्यू स्टूडेंट उनको, हाँ, आप सब तो मेरे क्लास में आए हुए तो आपको तो इजी लगेगा, ठीक है। हम कैसे करेंगे उसको? जैसे कि बस आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू याद करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी आपको, उसके अकॉर्डिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप 1.5 मिनट में, 1 से 1.5 मिनट में आप क्या करोगे, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। रीजनिंग के जो है, रीजनिंग है, उसमें एग्जाम्स में क्वेश्चन कितने आते हैं आपके प्रीलिम्स में? 35 क्वेश्चन आते हैं, और कितना टाइम उसमें रहता है? 20 मिनट्स। मतलब आपको 35 क्वेश्चन करने हैं, क्या है ये? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है ना, तो शायद हो रहा है। 35 क्वेश्चन आपको 35 क्वेश्चन आपको कितने देर में करने हैं? 20 मिनट्स में करने हैं। तो अगर आप सोचो, यहाँ पे आप पांच बोले, 3 से 4 मिनट आप ये 5 क्वेश्चंस को दोगे, तो इसके साथ आपका ना पजल भी आएगा, सीटिंग अरेंजमेंट भी आएगा, तो उसको आपको करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा ना। एक क्वेश्चन को सपोज आप सोच रहे हो मैं 1 मिनट दूं, तो आप 20 मिनट में 20 ही क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन रीजनिंग आपका ऐसा चैप्टर, ऐसा सिलेबस है ना, सेक्शन है जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। रीजनिंग में आप इजिली 35 आउट ऑफ 35 कर सकते हो। ऊपर से आपके 3 से 4 मिनट, 5 मिनट भी आपका सेव हो जाएगा। मतलब 20 मिनट में आपको 33 क्वेश्चंस करने का दिया हुआ है ना, आपको 20 मिनट में नहीं, 14 से 15 मिनट में 35 क्वेश्चन आप कर पाओगे। कैसे? जो क्लास में करवा रहे हैं, घर पे जाके उसका रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है बस। मैं आपको इतना कराऊंगी कि आप 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चंस जो इजी है वो सारे कर पाओगे। बस आपको सिटिंग अरेंजमेंट या पजल सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट लगेगा, है ना। बाकी आपको ये जो 20 मिनट्स दिया हुआ है ना, ये आपको बहुत ज्यादा टाइम दिया हुआ है। आप 15, मानो 15 मिनट, 15 मिनट में ये 35 क्वेश्चन आप इजिली कर पाओगे। इसे इतने स्पीड से हम आपको ट्रिक से करवाना है, क्योंकि एग्जाम्स आपको पता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्या होता है, टाइम का रहता है, मेन आपका स्पीड का होता है। आता तो आपको सब है, जो क्वेश्चंस में कराऊंगे आपको सब आएगा, लेकिन आप एग्जाम्स में 20 मिनट में वो कर नहीं पाओगे तो उसका कोई मतलब तो नहीं रहेगा ना। आपको क्या करना है, टाइम के साथ चलना है। टाइम से पीछे चलोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। तो टाइम के साथ चलना है। ये आपके 35 क्वेश्चन हम आराम से 15 मिनट में कर पाएंगे। आपको पता है एसबीआई क्लर्क का जो एग्जाम हुआ ना, मैं जो भी एग्जाम्स होते हैं मैं सारे एग्जाम्स देती हूँ। ये मैंने जो 35 क्वेश्चन उसमें भी आए थे, मैंने कितने देर में किए होंगे? रीजनिंग का जो सेक्शन है, हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, आपके मेंस में भी 5 मार्क का आता है। मेंस में भी आपका न्यूमेरिकल सीरीज आता है ना, 5 मार्क का ही आता है। 5-5 मार्क का आता है। मेंस में कभी 3 to 5 मार्क का आता है, एंड प्रीलिम्स में फिक्स रहता है आपके 5 मार्क का, तो आता ही है अल्फाबेटिकल सीरीज। ओके, देखो, हाँ, गेस करो मैंने कितनी देर में किए होंगे? हाँ? नहीं, मैंने अप्रोक्स आपके 11 मिनट्स में कंप्लीट किए थे रीजनिंग का सेक्शन।
क्योंकि देखो मेरा जो स्कोर आया था, जो रीजनिंग का स्कोर जो मेरा है सेक्शनल जो आया है वो उसमें कितना आया मेरा 35 ऑफ 35 आया, तो मतलब सिटिंग अरेंजमेंट पजल तो किया होगा तभी 35 आया होगा ना। मैंने ये 35 जो क्वेश्चन है 11 मिनट में कर दिए, मतलब मेरे पास 9 मिनट अभी बाकी था, तो मैं बैठकर दूसरों को ताड़ रही थी। हाँ, कि मतलब किसके ऊपर कितना प्रेशर है कि कितना जल्दी जल्दी कर रहा है। नहीं ये आप कहीं भी जाओगे ना, ये जो एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है ना, कहीं भी चीटिंग नहीं होता है। गलती से भी आप बाजू वाले के डेस्क पे देखना भी मत, क्योंकि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है ना तो वो सारे एनालाइज करते हैं, है ना। तो अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो वहां पे तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, लेकिन बाकी के एग्जाम होंगे वहां से भी आप प्रोहिबिट हो जाओगे, नहीं दे पाओगे। इसीलिए कभी भी चीटिंग का वो बाजू वाले से बात भी नहीं करने का है। आपका एग्जाम चालू हो गया तो आपके बाजू में कौन बैठा है भूल जाने का, सोचने का कि मैं अकेला बैठा हूँ, मैं अकेला भूत हूँ यहाँ पे, है ना। आजू बाजू कोई नहीं, किसी का नहीं डेस्क पे देखने का, ना ही किसी से बात करने का, ना ही किसी को अपना चीज देने का, है ना। उनके लिए इनविजिबल लेटर होते हैं, इनविजिबल जो होते हैं वो होते हैं, वो उनको हेल्प करेंगे, लेकिन आपको किसी की हेल्प करने नहीं जाना, वहां पे आपको सिर्फ खुद के बारे में सोचना है एग्जाम में, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती वो एग्जाम से आपको बाहर कर सकते हैं, एग्जाम से नहीं देने देंगे, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अभी तक आपने क्या किया स्कूल कॉलेज में, मतलब आजू बाजू वाले में से देख सकते हो, वहां पे चलता है, क्योंकि आपको सीट होती है और वहां पे आपको और भी चाहते हैं कि आप पास हो जाओ। अगर आप एवरेज स्टूडेंट्स हो, आप पास नहीं हो पा रहे हो, तो क्या करेंगे, वो भी आपको हेल्प करते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत देख लो कि ये पासिंग मार्क आपका आ जाए। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना कि आपको पास कर दे कि आपकी जॉब मिल जाए। यहाँ पे तो आपको जो मेहनत वहां पे काम आएगा कि आप मतलब मानो 15 मिनट में 35 क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, कितनी स्पीड में आप कर सकते हो, कम टाइम में आप कितने जल्दी डिसीजन ले सकते हो, कौन सा क्वेश्चन पिक करोगे कि आपको क्या होगा, एग्जाम्स में अच्छे स्कोर आएंगे, है ना। यहाँ पे वो चेक करते हैं, यहाँ पे आपको चीटिंग का कोई ऑप्शन नहीं रहता है, सब आप पे डिपेंड करता है कि आप जितना मेहनत करके जाओगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे वो आप करो, है ना। हाँ, देखो ये क्या मैंने बताया 11 मिनट में मैंने 35 क्वेश्चंस किए। अभी जो रिजल्ट आया उसमें मैं आपको स्कोर कार्ड भी बता सकती हूँ। मतलब नेक्स्ट क्लास होगा ना तो मैं आप सबको बता दूंगी कि मेरे 35 आउट ऑफ 35 आए हैं, और ये सच है, झूठ नहीं है। और ये फर्स्ट एग्जाम नहीं, ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्स देती हूँ, उसमें आते हैं। अब तो थोड़ा कम एग्जाम्स देती हूँ, बट हाँ एग्जाम्स देती हूँ उसमें मेरे रीजनिंग का सेक्शन हमेशा मैंने पूरा अटेम्प्ट करती हूँ, इंग्लिश का छूती नहीं हूँ। हाँ, हाँ, इंग्लिश का मैं टच नहीं करती हूँ, बाकी का जो टाइम होता है वो मैं क्वांट को देती हूँ, है ना। देखो उसमें जो आपका रिजर्व लिस्ट आता है ना, ऐसे ही आता है जैसे कि देखो अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं तो ज्वाइन करूंगी नहीं, है ना। तो जो मैं ज्वाइन नहीं करूंगी तो उसका जो जो सीट वैकेंट होगा, फर्स्ट में तो अलॉटमेंट में मेरा आ जाएगा, बट मैं ज्वाइन नहीं करूंगी तो वो सीट तो क्या होगा, वैकेंट रहेगा ना। तो वैकेंट के लिए आपका रिजर्व लिस्ट आता है ना, उसमें से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फिर बुलाते हैं कि ये सीट खाली है आप आ जाओ, ऐसा। तो ऐसे ही साल में ना 3 बार आता है, 1 साल तक ये पूरा प्रोसेस होता है। मतलब अगर आपका फर्स्ट अलॉटमेंट में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ऐसे ही 3 बार और चांसेस होते हैं कि कट ऑफ के आसपास आपके मार्क होते हैं ना, तो उसमें आपका हो सकता है। 1 साल तक ये चलता है एसबीआई में। ओके। ओके, देखो अब आपको मतलब थोड़ा बहुत याद हुआ किसी को, थोड़ा बहुत प्लेस वैल्यू याद हुआ, नहीं हुआ। ओके चलो कोई नहीं। अच्छा मतलब एफ का अपोजिट क्या होगा, कैसे निकालेंगे। हाँ, क्या होगा एफ का अपोजिट, यू। कैसे किया। हाँ, एफ का जो प्लेस वैल्यू है क्या है, 6। 27 - 6 21। 21 कौन से अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू है, यू। इट मीन्स कि एफ का अपोजिट क्या होगा आपका, यू। ओके, ओ का अपोजिट क्या होगा, एल होगा। कैसे किया, ओ का प्लेस वैल्यू क्या होता है 15। ओके, 27 - 15 12। 12 कौन सा अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू है, एल। ओके, ऐसे निकालना है। इसके अलावा एक और देख लो, डब्ल्यू का अपोजिट। हाँ देख कर मत बोलो आप, जो मैं आपको बोल रही हूँ 27 में से माइनस करना है वैसे करके बताओ। पता, आपको पता तो है कि 27 में से आपको माइनस, आप सब तो ओल्ड बैच के हो तो आपको पता ही है, आप सबको करना है। हम्म, देखो क्या करना है, जैसे कि मैंने डब्ल्यू का अपोजिट बोला था, डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू क्या होता है
23, टोटल कितना है 27, 27 माइनस 23 4, 4 कौन से अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू है डी, मतलब डब्ल्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा डी। ओके, अब एक और चीज आता है आपका कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट और वॉवेल। कॉन्सोनेंट और वॉवेल क्या होते हैं, वॉवेल कितने होते हैं पता है 5 वॉवेल्स होते हैं, कौन कौन से, हाँ ए ए ई आई ओ यू, ये 5 आपके वोवेल्स होते हैं। इसके अलावा जो आपके जो होते हैं अल्फाबेट्स वो क्या होते हैं कॉन्सोनेंट्स। देखो यहाँ पे 3 वर्ड है, एक तो अल्फाबेट है, एक कॉन्सोनेंट है और एक वॉवेल है। जब हम अल्फाबेटिकल सीरीज क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, जल्दी जल्दी में भी आप रॉन्ग भी कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना क्या होता है। अल्फाबेट होगा मतलब उसमें आपके कॉन्सोनेंट भी आएगा और वॉवेल भी आएगा। अल्फाबेट मतलब ये जो अल्फाबेटिकल सारा सीरीज आ जाएगा, ए टू जेड सब आ जाएंगे, है ना। एंड अगर वॉवेल होगा तो, वॉवेल होगा तो ये सिर्फ 5, ए ई आई ओ यू, और इसके अलावा जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका कॉन्सोनेंट। क्वेश्चन में अगर अल्फाबेट बोले तो आपको सारे जो अल्फाबेट है वो लेने होंगे, वॉवेल बोलेगा तो ये 5 और कॉन्सोनेंट बोलेगा तो ये 5 के अलावा जो सारे होंगे आपके वो। ओके, ये 3 चीजें आपने हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज में जल्दी जल्दी में आपको कंफ्यूजन होगा। अल्फाबेट मतलब सारा सीरीज, वॉवेल मतलब ए ई आई ओ यू, एंड थर्ड वन क्या है कॉन्सोनेंट जो इसके अलावा आपका होगा। हाँ चलो तब तक हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या सीखा पहले, क्या सीखा सबसे पहले, प्लेस वैल्यू सीखे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया इंट्रोडक्शन में, एग्जाम पैटर्न क्या होता है आपका। अगर पीओ की प्रिपरेशन करते हो कितने फेसेस के लिए आप अपीयर होंगे, 3 फेसेस के लिए। पहला क्या होगा प्रीलिम्स, मेंस, हाँ और उसके साथ इंटरव्यू। ओके, मेंस के बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव भी होता है कि उसमें क्या होता है आपका एक लेटर लिखना होता है और एक ऐसे लिखना होता है। ओके, एम का अपोजिट कौन सा होता है, एम का अपोजिट एन, क्यू का अपोजिट जे, यस क्यू का अपोजिट, क्यू का प्लेस वैल्यू क्या होता है 17, आउट 27 माइनस 17, 27 माइनस 17 10 होगा ना। 10 कौन से अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू है जे। ओके, इसके अलावा देखो ए का क्या होता है प्लेस वैल्यू 1, ई का, आई का, आई का 9, उसके अलावा और कौन सा आपका वोवेल बचा ओ, ओ का प्लेस वैल्यू 15 एंड यू का प्लेस वैल्यू 21। मतलब आपको वॉवेल्स का ऐसे डिफाइन करके आप डिफरेंट करके निकाल सकते हो, जैसे कि ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, ई का 5, आई का 9, ओ का 15 एंड यू का 21। बस चलेगा जो लिखा था वो, नहीं जरूरी नहीं था। बस दूसरा पेज, ओके डन, थैंक यू। देखो हम क्या कर रहे थे, जो आपके, देखो अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यू हमने किया, वॉवेल्स कितने होते हैं 5 वॉवेल्स होते हैं।
वोवेल्स कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। प्लेस वैल्यू याद करने के लिए अलग अलग तरीका है, लेकिन आपको क्या करना है, जो रट्टा मान लोगे ना कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, वो सबसे इजी रहेगा और आपको हमेशा याद रहेगा। आप अलग अलग ट्रिक इस्तेमाल कर लोगे ना, तो वो ट्रिक थोड़े टाइम के लिए ही रहेगा। ट्रिक आपको शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेकिन जब आप पूरा सिस्टमेटिक वे से याद करते हो ना, तो आपको हमेशा लाइफ टाइम के लिए रहता है। तो ट्रिक के पीछे नहीं भागना है, आपको पूरा लाइन से ही याद करना है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ए का प्लेस वैल्यू आपका 1 होता है। अब क्या हुआ? हाँ, देखो, ए का प्लेस वैल्यू 1, ई का 5, 9, ओ का 15 एंड यू का 20। मतलब वोवेल्स का प्लेस वैल्यू सिर्फ करके आप याद कर सकते हो, ओके। इसके अलावा एक और वर्ड होता है जो 5 के, हाँ, ई, क्या था? अरे, ई जो टी, इजोटी। मतलब 5 के डिफरेंस पे रहता है। ई का प्लेस वैल्यू 5, जे का 15, 20 और 25। मतलब 5 के जो डिफरेंस पे होगा, आप इजोटी करके भी लर्न कर सकते हो। मतलब E5, J10, O15, T20 एंड Y25। T20, टी का तो आपको सबको याद रहेगा। T20, M, N हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ओके। देखो, इसके अलावा एक और शब्द आता है आपका, प्रिसीडेड, फॉलो और सक्सीडेड। अगर मैं यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स लिखती हूँ, A, B, C, D, E, F, G, ओके। यहाँ पे सी जो है, सी का प्रिसीडेड कौन सा अल्फाबेट है? सी के प्रिसीडेड कौन सा अल्फाबेट है? बी, ओके। एंड डी के फॉलो कौन सा अल्फाबेट कर रहा है? फॉलो कौन सा अल्फाबेट कर रहा है? फॉलो या सक्सीड कौन सा अल्फाबेट कर रहे हैं? ई। देखो, यहाँ पे जो मैंने पूछा बी के प्रिसीडेड, प्रिसीडेड का मतलब पहले जो उसके अल्फाबेट होगा ना, सी के प्रिसीडेड, सी के पहले कौन सा अल्फाबेट है? बी। प्रिसीडेड का मतलब जो पहले अल्फाबेट जो आपका होगा उसको लेना है। अल्फाबेट हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? पहले जो होगा वो आपका प्रिसीडेड होता है, और बाद का जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉलो। मतलब सी को फॉलो कौन कर रहा है? डी कर रहा है। या सी को सक्सीड कौन कर रहा है? डी कर रहा है। ये क्वेश्चन आपके आएंगे। इट मीन्स का जो प्रिसीडेड का मीनिंग क्या है? जो पहले वाले अल्फाबेट होंगे उसको लेना है पहले, एंड फॉलो और सक्सीडेड का क्या हो जाएगा? जो बाद का अल्फाबेट है ना उसको लेना है। अब इसमें आपको इंग्लिश नहीं लगाना है। इतना पता चल गया कि मतलब प्रिसीडेड आएगा ना तो कुछ भी हो आपको समझना नहीं है, लॉजिक यहाँ पे नहीं लगाना है। अगर इंग्लिश वीक है तो भी प्रिसीडेड मतलब उससे जो पहले अल्फाबेट, नंबर या फिर सिंबल होगा तो वो लेंगे, और फॉलो और सक्सीडेड होगा मतलब बाद का। अब बताओ, ई के प्रिसीडेड कौन सा है? ई के प्रिसीडेड कौन सा है? प्रिसीडेड मतलब पहले वाला है, ओके। ई को फॉलो कौन कर रहा है? एफ। फॉलो मतलब बाद का, ओके। अगर यहाँ पे मैं बोलूं सी के, एस जो है, एस के प्रिसीडेड कौन सा है? एस को फॉलो कौन कर रहा है? यहाँ पे जी के प्रिसीडेड, जी को फॉलो कौन कर रहा है? ओके। सी के प्रिसीडेड, यहाँ पे सी के प्रिसीडेड, ये इतना ही है, बाकी सब आपका इनविजिबल हो गया। हाँ, सी के प्रेसिडेंट, नो, आपको बैक में नहीं जाना है। ये एक आपका सीरीज है, कभी भी सीरीज दिया होगा तो आपको पीछे नहीं जाना है। आगे जब कुछ नहीं होगा ना तो आपको पीछे नहीं जाना है, ओके। सी के पहले आपका यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट नहीं है, मतलब प्रीसीडेड यहाँ पे नहीं है, बट सी को फॉलो कर रहा है। फॉलो कर रहा है कुछ, कौन सा अल्फाबेट कर रहा है? ओके। यहाँ पे पी के प्रीसीडेड है सी,
पी को फॉलो कौन कर रहा है? ओ को फॉलो कौन कर रहा है? यहाँ पे ओ को फॉलो कौन सा लेटर कर रहा है? नहीं है, मतलब इसके पीछे आपका कोई नहीं है तो यहाँ पे उसके ओ को फॉलो कुछ नहीं कर रहा है। डन, प्रिसीडेड, फॉलो, सक्सीडेड का मतलब किसी को कोई डाउट? नो। थर्ड वन देखो, अगर ये आपको सीरीज दिया हुआ है ए टू जी, आपको सीरीज दिया हुआ है ना? मैं बोलूं कि इसमें लेफ्ट हैंड कौन सा है तो अल्फाबेट नो। देखो प्रीलिम्स में आपके 5 मार्क का फिक्स होता है कि प्रीलिम्स में आपके 5 मार्क का आता है और मेंस में आपके 3 to 5 मार्क का आता है। ओके, मेंस में आपके 3 से 5 मार्क का अल्फाबेटिकल सीरीज में से आ जाता है, आता ही है। जो क्लर्क के एग्जाम्स होते हैं ना उसमें 5 मार्क का उसमें भी आपके मेंस में फिक्स होता है। ओके, देखो क्या कर रहे थे, ये एक सीरीज है आपका, ये सीरीज है, ठीक है। इस सीरीज में मैं आपको पूछती हूँ आपका लेफ्ट हैंड, इस सीरीज का लेफ्ट हैंड कौन सा साइड होगा? ये सीरीज का मैं पूछूं लेफ्ट हैंड, ये आपका स्टार्टिंग है, ए स्टार्टिंग है, जी क्या है आपका? एंड है। इस सीरीज में पूछती हूँ, मैं बोलती हूँ ना लेफ्ट हैंड कौन सा होगा आपका? लेफ्ट हैंड कौन सा अल्फाबेट है? हाँ, लेफ्ट एंड मतलब लेफ्ट साइड से जो एंड पे होगा वो, है ना? लेफ्ट साइड से जो एंड पे होगा आपका क्या होगा? लेफ्ट हैंड होगा। आप इस साइड फेस करो, आपका लेफ्ट कौन सा जा रहा है? ये आपका लेफ्ट मतलब उसका लेफ्ट, आपका राइट उसका राइट। आप उसके साइड फेस किए हो, ये आपका लेफ्ट जा रहा है, इसके सीरीज के साइड फेस किए हो तो आपका ये लेफ्ट जा रहा है ना, तो ये आपका क्या हो गया? लेफ्ट एंड। और राइट एंड कौन सा हो जाएगा फिर? हाँ, यहाँ पे जो एंड होगा ना, ये आपका राइट एंड हो गया। मतलब लेफ्ट एंड आपको स्टार्टिंग वाला होगा और राइट एंड कौन सा होगा? एंड वाला होगा। डन। अब देखो मैं एक क्वेश्चन आपको बोलती हूँ, अगर मैं लेफ्ट एंड से थर्ड जाती हूँ, इस सीरीज में लेफ्ट एंड से मैं थर्ड जाती हूँ तो कौन सा अल्फाबेट होगा? लेफ्ट एंड से मैं थर्ड जाती हूँ तो अल्फाबेट्स कौन सा होगा? देखो अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड से आपको थर्ड जाना है। लेफ्ट हैंड आपका कौन सा है? यहाँ पे स्टार्टिंग से ही आपको काउंट करना है। लेफ्ट हैंड 1 2 3, थर्ड नंबर पे आपका कौन सा आ रहा है? सी आ रहा है। मतलब लेफ्ट हैंड से आपका कौन सा अल्फाबेट होगा? थर्ड सी। अगर मैं राइट हैंड से थर्ड अल्फाबेट पूछूं तो अब राइट हैंड से स्टार्टिंग से आपको गिनना है, ऐसे नहीं कि मतलब इस वाले एंड को आप छोड़ दो यहां से काउंट करो, नहीं, जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा उसी को। राइट हैंड से आपका थर्ड अल्फाबेट कौन सा होगा? जी से काउंट करो, 1 2 और 3, मतलब राइट हैंड से थर्ड अल्फाबेट आपका क्या हुआ? ई। ओके, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ अल्फाबेट, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ अल्फाबेट ई होगा। 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर पे आपका कौन सा आ रहा है? ई। मतलब लेफ्ट हैंड से फिफ्थ अल्फाबेट आपका क्या आ रहा है? ई आ रहा है। ओके, आपको सिर्फ यहाँ पे ये चीज ध्यान देनी है कि जो आप एंड से काउंट करोगे ना तो स्टार्टिंग वाला भी आपको काउंट करना है। ऐसा नहीं कि एंड से आप काउंट करो तो ये ऑलरेडी काउंट है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं। जो फर्स्ट अल्फाबेट नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे सिंबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको भी आपको क्या करना है? काउंट करना है। ओके, ये पता चला लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या है। ओके, अब मैं यहाँ पे बोलती हूँ जो लेफ्ट हैंड से जो थर्ड अल्फाबेट है उसका सेकेंड राइट कौन सा अल्फाबेट होगा? देखो लेफ्ट से जो थर्ड है, थर्ड सेकेंड राइट गया, लिख सकते बट क्वेश्चन चाहिए ना भाई। हाँ देखो, जो लेफ्ट एंड से जो आपका थर्ड अल्फाबेट है उसका सेकेंड राइट बताना है, कौन सा अल्फाबेट होगा? क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है, लेफ्ट हैंड से जो थर्ड है उसका सेकेंड राइट। अब आपका जैसे मैंने आपको बताया ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, तो आपके एज्यूम करके बताओ कि राइट साइड कौन सा होगा? ए होगा।
नो, ये लेफ्ट एंड है। मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेफ्ट एंड से जो थर्ड अल्फाबेट है उसका सेकेंड राइट कौन सा अल्फाबेट होगा? हाँ, ए। देखो ये आपका फर्स्ट, मैंने बोला लेफ्ट हैंड से थर्ड का सेकेंड राइट। ओके, एक और लिखो भाई। देखो लेफ्ट हैंड से थर्ड का सेकेंड लेफ्ट, यहाँ पे सेकेंड लेफ्ट लिख दो। ये आपका सेम रहेगा। लेफ्ट हैंड से जो थर्ड है उसका सेकेंड लेफ्ट कौन सा होगा? दोनों का आंसर बताओ। फर्स्ट वाले में क्या आएगा? और रॉन्ग हुआ तो? बताओ, आप बताओ। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? लेफ्ट हैंड से जो थर्ड है उसका सेकेंड राइट। बोलो, कौन बोला? ए आएगा, ई आएगा। ओके, इसमें क्या आएगा? ई आएगा। और इसमें? ओके, हाँ। देखो, फर्स्ट वाला बोला लेफ्ट हैंड से थर्ड के सेकेंड राइट, हमारा लेफ्ट हैंड कौन सा होगा? ये होगा लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से थर्ड कौन सा है? 1 2 3 सी। अब सी से आपको देखना है, सी से आपका राइट कौन से साइड होगा? ये स... भाई, आप, मैंने आपको क्या बोला? आपका ही देखना है, आपका एज्यूम करो कि आपका जो राइट है उसका भी राइट है ना? आपका भी और उसका भी सेम ही है ना? सीरीज का ही देखना है। अब सी से ही आपको, सी से भी आप इधर ही देख रहे हो ना, तो लेफ्ट तो यही होगा आपका, और राइट आपका ये होगा, होगा ना? तो सी से आपको क्या देखना है? सेकेंड राइट। सी से सेकेंड, अरे सी से सेकेंड राइट कौन सा जा रहा है आपका? सी से हमें क्या जाना है? राइट आपका इस साइड होगा, आपका राइट मतलब उसका राइट इस साइड होगा। सेकेंड मतलब 1 और 2, कौन सा आया? पता चला? मतलब आप वहां से लेफ्ट हैंड से राइट जा रहे हो, फिर राइट जा रहे हो तो क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। थर्ड जा रहे हो फिर राइट जा रहे हो, जिस लेटर पे आप जा रहे हो ना वहीं से आपको लेफ्ट या राइट देखना है। जो स्टार्टिंग वाला लेफ्ट और राइट एंड था वही आपका बीच में भी कहीं भी आएगा तो लेफ्ट और राइट होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या था? लेफ्ट हैंड से जो थर्ड है उसका सेकेंड लेफ्ट। अब बताओ, ए आएगा पक्का? राइट लेफ्ट हैंड से थर्ड, 1 2 3, आपका आया सी। सी का सेकेंड लेफ्ट। अब लेफ्ट कौन सा साइड होगा आपका? इस साइड होगा। 1 और 2, तो कौन सा आंसर आएगा आपका? ए। बोलो, किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो? प्रिसीडेड क्या होता है पता चला? फॉलो। हाँ, प्रिसीडेड मतलब पहले के जो अल्फाबेट्स होंगे, सिंबल होंगे, नंबर होंगे, वो आपका आएगा। फॉलो बाद का जो भी होगा आपका वो आएगा। ओके, लेफ्ट हैंड मतलब आपका लेफ्ट, उसका लेफ्ट हैंड। राइट हैंड मतलब उसका राइट हैंड। ओके, यहाँ से जब कभी भी आपको अगर लेफ्ट हैंड से बोले कोई भी नंबर है, जैसे थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, टेंथ, एग्जाम में आपके 15th भी पूछ सकता है, 16th भी पूछ सकता है, 10th भी पूछ सकता है ना? वो आपको क्या करना है? स्टार्टिंग से ही 1 2 3 काउंट करना है। अगर राइट हैंड से भी पूछता है तो भी आपको क्या करना है? स्टार्टिंग से ही 1 2 3 काउंट करना है। ओके, फिर हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड से जो लेफ्ट हैंड से कोई भी, अगर यहाँ पे मैं पूछू लेफ्ट हैंड से जो फोर्थ है उसका सेकेंड राइट कौन सा होगा? लेफ्ट से फोर्थ के सेकेंड राइट। ओके, लेफ्ट से फोर्थ के सेकेंड लेफ्ट। देखते ऑनलाइन पहले आंसर आता है कि आप सबका आता है? फर्स्ट में एफ, सेकेंड में बी। ओके, ऐसा नहीं है।
ऑनलाइन क्या आया? फर्स्ट का सी आया। ओके ओके, जयदीप का सी आया। देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या आया सबका? अब सबका क्या है? डाउट है कोई? नहीं ना? लेफ्ट हैंड से फोर्थ का सेकेंड राइट, लेफ्ट हैंड से फोर्थ कौन सा होगा आपका? 1 2 3 फोर्थ, फोर्थ आया। अब राइट हमें जाना है, वो भी कौन सा राइट? सेकेंड राइट। डी का राइट कौन सा साइड होगा? इस साइड होगा? नहीं भाई कुछ मत होना, ठीक है। डी का राइट कौन सा साइड होगा? इस साइड होगा। आपका राइट उसका राइट, कौन सा राइट? सेकेंड। अब उसके नेक्स्ट 1 2, मतलब कौन सा आ रहा है? एफ। सेकेंड राइट आपका एफ। ओके, तो यहाँ पे आपका एफ जो है ट्रू है। नेक्स्ट क्या है? लेफ्ट एंड से जो फोर्थ अल्फाबेट है उसका सेकेंड लेफ्ट निकालना है। लेफ्ट एंड से फोर्थ अल्फाबेट कौन सा है? लेफ्ट एंड से फोर्थ, बी या डी? डी, हाँ। वन, ये लेफ्ट हैंड हुआ आपका, 1 2 3 4, डी हुआ। डी का फोर्थ लेफ्ट, लेफ्ट आपका इस साइड 1 और 2, मतलब कौन सा आएगा आपका? बी। आंसर क्या आएगा? बी। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? अब ये हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड से किया, राइट हैंड से भी सेम होगा। अगर मैं बोलूं यहाँ पे राइट हैंड से जो सेकेंड है, राइट हैंड से जो सेकेंड है उसका थर्ड लेफ्ट, राइट हैंड से जो सेकेंड है उसका थर्ड लेफ्ट कौन सा होगा? पहले तो ये फाइंड करो कि राइट हैंड से सेकेंड है कौन सा। एफ है राइट हैंड से सेकेंड। अब उसका थर्ड लेफ्ट निकालो, आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट। देखो राइट हैंड से आपका सेकेंड कौन सा है? एफ। एफ का हमें क्या निकालना है? थर्ड लेफ्ट। एफ का लेफ्ट कौन सा साइड पे होगा? इस साइड होगा आपके लेफ्ट में। एफ का राइट कौन सा साइड होगा? इस साइड होगा। हमें एफ के लेफ्ट में निकालना है, वो भी कौन सा? वो भी कौन सा? थर्ड। तो एफ का थर्ड 1 2 3, तो कौन सा आ रहा है आपका? सी आएगा यहाँ पे आंसर। ओके, जो एफ है उसका सेकेंड राइट निकल सकता है। एफ का सेकेंड राइट क्या होगा? नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि उधर कोई अल्फाबेट्स या फिर कुछ भी आपको दिया नहीं है। ओके, देखो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड किया, राइट हैंड किया, उसको हमने काउंट कैसे करते हैं वो सब सीख लिया। यहाँ तक अभी अभी किसी को भी कोई डाउट हो? नहीं ना? हम आगे क्वेश्चंस बढ़ाए, प्रैक्टिस करें। यही है आपका अल्फाबेटिकल में है, बस इतना ही आपको करना है। इतना आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे लर्न क्या करना है आपको? सिर्फ प्लेस वैल्यू, वो भी अल्फाबेटिकल में प्लेस वैल्यू का ज्यादा रोल नहीं है। एक क्वेश्चन सिर्फ आएगा प्लेस वैल्यू के, मतलब आपको वहां पे काम आएगा। बाकी यही सब करना है। अल्फाबेटिकल में आपको प्लेस वैल्यू कहीं भी यूज नहीं होगा। एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है ना, सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, वो भी एक क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको क्या करना है? प्लेस वैल्यू यूज करना है। प्लेस वैल्यू आपको कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में यूज होता है, यहाँ पे नहीं होता है ना? लेकिन एक क्वेश्चन अगर ऐसा आता है ना, तो वहां पे प्लेस वैल्यू का हमें यूज करना होता है, बाकी कहीं भी होता नहीं है। आपको यही प्रिसीडेड, सक्सीडेड, फॉलो, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, वही जाना है, बस इतना ही करना है। अब सोचो, अब कर सकते हो आप 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन? नहीं सोच सकते अभी भी। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सोच सकते हैं। हाँ, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को करने के लिए पता है आपके लिए ना सब इजी है, आप इजीली कर सकते हो इसको। आप फॉलो सक्सीडेड तो कर ही सकते हो ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड आप इजीली कर सकते हो। मेन आपका बात कहाँ पे आता है? टाइम का। आप कम टाइम में कितने स्पीड में उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, जितने स्पीड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतने आप क्या करोगे? आगे हो जाओगे। एक क्वेश्चन भी आप क्वेश्चन जल्दी करते हो ना, तो 20 मिनट में, मतलब 20 सेकेंड का आप 1 सेकेंड भी आप आगे करते हो तो 20 सेकेंड आप बाकी के स्टूडेंट से आगे हो जाओगे। सोचो 1 सेकेंड से भी, है ना? मतलब वहां पे सेकेंड सेकेंड का मैटर करता है। अगर सोचो आप पजल या फिर कोई भी क्वेश्चन ये सॉल्व किया, जैसे कि मैंने आपको बोला ये क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड से फोर्थ है उसका सेकेंड राइट कौन सा है, एग्जाम में आप बैठे हो
और आपने सब सॉल्व कर दिया, लेफ्ट हैंड से जो फोर्थ है उसका सेकंड राइट कौन सा, आपने आपका आंसर आ गया कि एफ है। और एग्जाम में आप टिक करने गए वहां पे कि ऑप्शन सपोज बी है, ऑप्शन बी पे आप टिक करने गए, तब तक आपका टाइम लास्ट का 2 सेकंड या 1 सेकंड बाकी था, वो खत्म हो गया। तो जो आपका आंसर आया हुआ भी आपका उसमें काउंट होगा, टिक कर पाए? नहीं। उस पे टिक करने के बाद भी एक होता है, आप जब तक सेव पे क्लिक नहीं करोगे तब तक वो आंसर आपका सेव नहीं करता है कंप्यूटर, पता है? जैसे कि आपके 4 ऑप्शंस आएंगे, 4 ऑप्शन में सपोज बी ऑप्शन है, आपका आंसर आ गया है, बी पे आपने टिक भी कर दिया है, लेकिन आपने सेव और नेक्स्ट पे नहीं क्लिक किया, तो आपका आंसर सेव नहीं होगा, मतलब इवेल्युएशन में वो आपका क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। सोचो 1 सेकेंड से भी आपका एक क्वेश्चन रह सकता है, और क्या पता है जब कट ऑफ आए उस वो 1 मार्क आप किए हो तो आपका हो गया होता है, 1 मार्क से आप रह गए हो। एग्जाम्स में 0.25 मार्क्स से भी स्टूडेंट्स रह जाते हैं, 0.25 मार्क्स से, मतलब सोचो सेकेंड्स का कितना वैल्यू है। आपको यहाँ पे सिर्फ वर्क किस पे करनी है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के साथ साथ आपके स्पीड। बाकी तो जितना मैं प्रैक्टिस कराऊंगी आपको अच्छे से आ जाएगा, और मैं उससे क्वेश्चंस भी कराऊंगी कि आप 10 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चंस लोगे भी नहीं। अब ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप इजीली कर सकोगे, 15 सेकंड 20 सेकंड में। अभी आप बिगिनर हो तो भी 15 से 20 सेकंड में आप आंसर बता दोगे ना कि लेफ्ट जाना है राइट जाना है तो कौन सा आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इजिली 10 सेकंड में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो 10 से कम सेकंड में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना? कर सकते हो ना? चलो अब हम नेक्स्ट, इतना था आपका, बस इतना ही ध्यान देना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ओके। ये ओके। देखो, अभी हमने जो किया वो अल्फाबेट से प्रैक्टिस किया, वैसे ही अल्फाबेट से नंबर सीरीज पे भी आ सकते, जैसे मैंने आपको बताया ना 3 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। कौन से पहले था, अल्फाबेट बेस्ड था, दूसरा न्यूमेरिकल बेस्ड, और तीसरा मिससेलेनियस बेस्ड। तो हम पहले न्यूमेरिकल बेस्ड करते हैं, ठीक है? अल्फाबेट्स का तो मैंने प्रैक्टिस कराया थोड़ा बहुत, उसका हम लास्ट में करेंगे। पहले न्यूमेरिकल बेस्ड, मतलब जिसमें क्या होंगे, सिर्फ नंबर्स होंगे। इसमें आपका लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, ये होगा, पता है ना? लेफ्ट हैंड आपका ये हो जाएगा, और राइट हैंड ये। बस इतना ध्यान देना, बाकी के क्वेश्चन जो अभी तक मैंने कराया उतना ही आपको करना है। क्वेश्चंस रीड करो। ऑनलाइन आया 3, और किसी का आया मोर देन 4, किसी का आया? नहीं आया। और बोलो, और किसी का आंसर? फर्स्ट ऑप्शन किसी का आया? नो। सेकंड ऑप्शन 2 आ रहा है, ओके। थर्ड, थर्ड आपका है, ओके। एंड फोर्थ, डी? फिफ्थ, ओके। मतलब सब आंसर आ रहा है सिर्फ ए को छोड़कर, मतलब बाकी के 4 ऑप्शन सही है, ए आपका ऑप्शन गलत है, नहीं? दो, नहीं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बताओ। वन जो है वो क्या, यहाँ पे आपको क्या पूछा है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? हाँ, मतलब किसी भी नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, जो नंबर आपका आता है परफेक्ट, जैसे कि 2 है, 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4, ये आपका क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
9, ये भी परफेक्ट है। सेम वैसे ही 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ। पता है ना परफेक्ट स्क्वायर यही होता है। अगर मैं 3 पूछूं, 3 परफेक्ट स्क्वायर है। किसी के मल्टीप्लाई दो सेम नंबर से करने से 3 नहीं आता है, मतलब उसी नंबर को उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक स्क्वायर आता है, उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ओके, परफेक्ट स्क्वायर में क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, आंसर चेंज होगा। अब बताओ, तो फिर 1 को क्यों नहीं काउंट किया? एक भी जो है ना आपका परफेक्ट स्क्वायर है 1, क्योंकि आप 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही ना आपका। मैंने आपको केवल सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है जो आंसर आता है। तो 1 आपका वो नंबर है और 1 क्या है, वही नंबर है ना, उसको मल्टीप्लाई करो तो आपका 1 आ रहा है, तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है ना। मीन्स आपका ना परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 1 आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, देखो इसके अलावा आपका एक और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 1 भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्यूब, क्यूब का अगर मैं पूछूं क्या 1 आपका परफेक्ट क्यूब है? क्यूब क्या होता है, एक ही नंबर को हम यहाँ पे स्क्वायर में हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूब में क्या होता है 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 2 × 2 × 2 मतलब 8। उसी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा। अगर 3 को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 27 आपका परफेक्ट क्यूब है, 8 भी परफेक्ट क्यूब है, तो क्या 1 जो है आपका परफेक्ट क्यूब है? 1 परफेक्ट क्यूब होगा, होगा ना। जैसे कि स्क्वायर में भी आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो स्क्वायर होता है, तो आप क्यूब में भी 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। किसी भी आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 को कितने बार, आपका 1 ही आएगा, है ना। तो 1 भी आपका क्या है, क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, डन। अब बताओ इसमें अब आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 3 आएगा, सी आएगा, आना चाहिए। आएगा क्या? बताओ, देखो ई आना चाहिए लेकिन आंसर होगा कौन सा? कोई नहीं, आराम से करो, टेक योर टाइम। हाँ करो। यस, वेरी गुड। बताओ आप आंसर। 3 रॉन्ग है आपका। अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ। 4 आ रहा है, ओके। ऑनलाइन आया किसी का आंसर? क्लास हिंदी में है। मैं गुजराती बोलूंगी तो आपको हंसी आएगी। हाँ? फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, हंसोगे सिर्फ। अच्छा। चलो कोई ना, देखो
सही हो? ओके। बस दो टेम्प कम कर दो, दो टेम्परेचर कम कर दो, गर्मी लग रही है। देखो, क्या कर रहे थे हम यहाँ पे, तीन आपके मेन आते हैं इसमें, एक तो ऑड नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, और लास्ट वन क्या है, प्राइम नंबर। इस तीन पे ही आपका अल्फा न्यूमेरिक में आता है। फर्स्ट क्या होता है, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो जो नंबर टू के टेबल में या फिर टू से जो डिवाइड हो जाता है नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। दो, चार, छह या 10, 12, 14, 16, ये सब क्या है, इवन नंबर है। क्या तीन दो से डिवाइड होगा? होगा, बट पॉइंट में होगा। लेकिन पूरा आपका डिवाइड होना चाहिए। जो नंबर दो से पूरा डिवाइड होगा ना, वो आपका इवन नंबर में। बट तीन डिवाइड होगा, 1.5 आएगा, बट वो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपका वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर में आ जाएगा। मतलब जो नंबर दो से डिवाइड होगा इवन नंबर है, जो नंबर दो से डिवाइड नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। जैसे कि तीन हो गया, दो से डिवाइड नहीं हो रहा है। पांच हो गया, सात हो गया, बे सॉरी बे नहीं आए आपसे ना, त्रण, पांच, सात, 9, 11, 13, 15, 12 तो इवन नंबर था ही जैसे ना, 70, है ना। ये सब क्या है आपके ऑड नंबर से, जो दो से डिवाइड नहीं होते हैं। ओके, चलो। और देखो, ये दोनों तो आपको पता चला, किसी को कोई डाउट नहीं। अब आता है प्राइम नंबर। हाँ, प्राइम नंबर क्या होता है? हाँ, जो नंबर सिर्फ खुद के नंबर से डिवाइड हो सकता है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। मतलब अगर मैं 17 बोलूं, 17 किसी नंबर के टेबल में आता है? जो नंबर सिर्फ वन से और खुद से, सेल्फ, जो नंबर सिर्फ खुद से और वन से डिवाइड हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। 17 जो किसी नंबर के टेबल में आता है, किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है, किसी भी नंबर के टेबल में 17 नहीं आता है, तो 17 क्या है आपका, प्राइम नंबर है। फाइव, फाइव क्या है, किसी भी नंबर के टेबल में वो नहीं आता है, खुद से और वन के अलावा किसी से वो डिवाइड नहीं हो सकता है। सेवन क्या है, वो किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता है। 11, 13, 5, 7, 9, 9 प्राइम नंबर है। 9, हाँ, हाँ, 9 क्या है, 3 से डिविजल में तो वो ऑड नंबर में आता है, ना कि प्राइम नंबर। फिर 13, 15 आएगा, वो 3 और 5 से आता है ना। अब 17, फिर 19, फिर 23, 21 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में भी आता है। ओके, 21 आपका ऑड नंबर होगा, ना कि प्राइम नंबर। ओके, 3 और 7 के टेबल में वो आता है। अच्छा, बताओ सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? वन। सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर। हाँ, बताओ। इवन, देखो प्राइम नंबर का डिफरेंशिएट आपको करो, उसको डिफरेंट करो। प्राइम नंबर होता क्या है, जो खुद से और वन से डिवाइड हो, वो बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा? टू, क्योंकि टू जो है ना आपका इवन भी है, और किसी नंबर से आपका डिवाइड भी नहीं होगा, तो टू नंबर क्या है आपका, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या होता है? आवाज नहीं आ रही है।
आ रही है आवाज? ओके, डन। अब बताओ, अभी सुना आपने तो बताओ सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर बताओ। ऑनलाइन जयदीप, जयदीप। ओके, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या होता है? टू। ओके, ये चीज आपको ध्यान देनी है। कौन सा? कौन सा? ऑड, इवन और प्राइम नंबर क्या होता है? किसी को कोई डाउट? नो। अब हम बैक टू क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर? क्या पूछ रहा है? ऑड नंबर, मतलब हमारे क्या होना चाहिए यहाँ पे? ऑड नंबर्स आर देयर, इस सीरीज में ऑड नंबर ऐसे कितने हैं? विच आर इमीजिएटली प्रिसीडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर। प्रिसीडेड का मतलब? प्रिसीडेड मतलब पहले, इतना हमें पता है। प्रिसीडेड मतलब पहले, मतलब जो ऑड नंबर ये है उसके पहले। उसके पहले हमें क्या होना चाहिए? उसके पहले परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। यही बोला है ना, जो ऑड नंबर है उसके इमीडिएटली पहले परफेक्ट स्क्वायर। मतलब आपका एक ऑड नंबर दिखेगा, उसके पहले आपको देखना है, जहां भी ऑड नंबर दिखे उसके पहले आपको देखना है परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर वो आपका आंसर। हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर? आगे, हाँ, प्रिसीडेड, ऑड नंबर प्रिसीडेड नहीं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, जो वापस आ जाओ। प्रिस, आगे आगे आगे। आया? ऑनलाइन क्या आया आंसर? जयदीप? नो। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने ऑड नंबर्स है जो क्या कर रहे हैं? इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर उसके इमीडिएटली पहले आ रहे हैं। प्रेसिडेंट का मतलब आपको पता है ना क्या है? पहले, मतलब ओड नंबर के इमीडिएटली पहले आपके कितने ऐसे परफेक्ट स्क्वायर है, ये बताना है। मैंने बोला ना आपको इंग्लिश में नहीं जाना है, बस प्रेसिडेंट है मतलब उसके पहले, ओड के पहले। हाँ भाई, ओड के पहले है ना, आपको वो देखना है ना? प्रेसिडेंट का मतलब उसके पहले वाले को परफेक्ट स्क्वायर में देना है। किसी को कोई डाउट? नो। अब हम ढूंढते हैं, ऑड नंबर्स को ढूंढते हैं। 4 ऑड नंबर है, 3। ओके, बाद में क्या होना चाहिए? हमारे ऑड नंबर होना चाहिए, उसके पहले क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे 3 ऑड नंबर है, उसके पहले परफेक्ट स्क्वायर है। 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है ना, 2 इंटू 2। तो एक तो आपका ये हुआ। उसके अलावा एक और ऑड नंबर ढूंढो, 1 ऑड नंबर। उसके पहले क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। पहले वाला क्या है? 3। 3 परफेक्ट स्क्वायर है। ये तो आपका क्या है? ऑड नंबर ही है ना, ये नहीं होगा। देन 5। 5 के पहले 1 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? जाग जाओ, मैंने बताया ना 1 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी आपका ओके। 7। 7 भी आपका ऑड नंबर है। 7 के पहले वाला नंबर क्या है? 5 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, तो ये नहीं होगा। ओके, 8 ऑड नंबर नहीं है। 3। 3 के पहले आपका 8 है। 8 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। देन 1। 1 आपका ऑड नंबर है, उसके पहले क्या दिया हुआ है? 3। 3 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। देन 6 तो आपका इवन नंबर हो गया, 2 भी इवन नंबर हो गया। 9। 9 क्या है? हाँ, हमें ऑड अभी ढूंढना है, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है ना। 9 ऑड नंबर है। अब 9 के पहले क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर है? 2 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, तो ये नहीं होगा। ओके, 7 ऑड नंबर है, उसके आगे क्या है? 9। क्या 9 परफेक्ट स्क्वायर है ना? तो आपका एक तो ये हो गया।
उसके बाद ऑड नंबर कौन सा है? क्या? ये वाला? देखो, वन जो है आपका क्या है? ऑड नंबर है, बट वन के पहले आपको क्या चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो थ्री तो आपका स्क्वायर नहीं है ना, परफेक्ट। थ्री क्या है? ये तो ऑड नंबर है, तो ये नहीं होगा। डन। हम यहाँ तक पहुंचे थे। उसके अलावा वन, वन ऑड नंबर है, उससे पहले आपका परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। क्या सेवन परफेक्ट स्क्वायर है? नो। टू तो आपका इवन नंबर है। वन, वन आपका ऑड है, उसके पहले परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। टू परफेक्ट स्क्वायर है? नो। थ्री, थ्री ऑड नंबर है, थ्री के पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। वन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आपका एक ये आएगा। फाइव के पहले थ्री परफेक्ट स्क्वायर है? नो। फिर टू तो आपका इवन नंबर हो गया। सिक्स इवन नंबर, एट इवन नंबर, फिर सिक्स इवन नंबर। फाइव, फाइव आपका क्या है? ऑड नंबर है। फाइव के पहले जो नंबर है क्या परफेक्ट स्क्वायर है? सिक्स। सिक्स आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना, तो भी नहीं होगा। फोर आपका इवन नंबर। थ्री क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर के पहले वाला हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। थ्री के पहले फोर, फोर है, तो ये आपका आ गया। टू तो इवन नंबर है। वन क्या है? ऑड नंबर। वन के पहले टू है, टू क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है ना। देन थ्री, वन परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद एट तो इवन नंबर है। सेवन, सेवन के पहले जो एट है क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। सब हमने पूरे सीरीज में जितना दिया सब चेक कर लिया। अब हमें काउंट करना है टोटल कैसे कितने मिले ऑड नंबर जिसके पहले वाले जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है। काउंट करो। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। फर्स्ट ऑप्शन वन है, टू है, थ्री है, फोर है, मोर देन फोर। तो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका? मोर देन फोर। ओके, फाइनली। अब देखो, आ गया? किसी को कोई डाउट? मजा आया? नहीं आया? देखो, अब इसको आपको सॉल्व करने के लिए, ये तो आपका हो गया, हमें लेंदी में किया। अब जल्दी से हमें सॉल्व करना हो तो हाँ, क्योंकि जब देखो सबसे पहला है, आप इसको जल्दी करने के लिए सबसे पहला है कि क्या करना है। इसमें आप देख रहे हो तो ऑड नंबर्स ज्यादा दिख रहे हैं। हर एक को ऑड नंबर्स को लेकर आप चेक करने जाओगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और आपको पता है एक, और उसके अलावा आपको स्क्वायर सारे पता है ना? तो स्क्वायर ढूंढो। इसमें आपके स्क्वायर कौन कौन से हैं? फोर। अब आपको स्क्वायर मिल जाएगा क्योंकि स्क्वायर कम है और नंबर ज्यादा है। जो कम नंबर हो, जो कम अल्फाबेट हो, जो कम सिंबल हो, उसको हमें क्या करना है? पिक करना है। तो स्क्वायर आपका कम होगा इसमें, तो स्क्वायर को ढूंढो। फोर स्क्वायर है, उसके बाद देखो ऑड नंबर है तो क्योंकि हमें तो यही चाहिए ना, पहले परफेक्ट स्क्वायर चाहिए फिर ऑड चाहिए। पहले आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए फिर ऑड होना चाहिए, यही देखना है ना। फोर आपका परफेक्ट स्क्वायर है, थ्री ऑड है, तो ये परफेक्ट कौन सा है आपका? वन, वन परफेक्ट स्क्वायर है। फाइव ऑड है, तो ये भी आपका ट्रू हो गया। इसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर कोई है? वन, वन परफेक्ट स्क्वायर है क्या? सिक्स ऑड नंबर है? नहीं है, तो ये नहीं होगा। ऐसे चेक करना है, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है। ऐसे आपने चेक किया वो तो आपको चलो ठीक है, मतलब उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, कैसे कर सकते हो? वही तो किया, परफेक्ट स्क्वायर आपने देखा ना। और नंबर ज्यादा है इसमें। हाँ, तो जो कम हो उसको देखने का। हम्म। इसके अलावा एक चीज आप कर सकते हो कि ना, आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। सारे एग्जाम्स में आपको क्या करना है? सबसे पहले ऑप्शन से ही खेलना है। पहले ऑप्शंस देखना है। हाँ, मैथ्स में आपको ज्यादा काम आता है, यहाँ पे भी आपको काम आएगा। ऑप्शन से ही हमें जाना है। देखो ऑप्शन में आपको मोर देन फोर दिया हुआ है, तो हमारा इसमें टोटल कितना आया था? सिक्स आया था। तो हमने बाकी का टू क्यों चेक करे? मतलब अगर हमारा पांच आया तो बाकी का हम छठा क्यों चेक करें? क्योंकि ऑप्शन में मोर देन फोर दिया हुआ है, पांच है, तो बाकी का अगर यहाँ तक हमारा पांच आ गया और ऑप्शन में चार तक ही दिया हुआ है, समझ रहे हो? यहाँ पे ऑप्शन में आपको चार तक ही दिया हुआ है और आंसर आपका पांच ऑलरेडी आ चुका है। इट मीन्स के मोर देन फोर है, तो वही ऑप्शन होगा आपका। तो बाकी का यहाँ पे हमें चेक करके हम टाइम वेस्ट क्यों करें? ऐसा हो सकता है ना। इसलिए कभी भी आप सॉल्व करो तो एक बार ऑप्शन पे क्या करना है? नजर डाल लेनी है। कर सकते हैं। देखो, अभी आपका स्टार्टिंग है ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो 10 सेकंड में हो नहीं पाएगा। मैम तो बस ऐसे मजाक कर रहे हैं।
है ना? हाँ, लेकिन ये जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे, यूज्ड टू हो जाओगे ना, तो 10 सेकंड तो आपको ज़्यादा लगेगा। आप 6 से 7 सेकंड में क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि आपको पता है हमेशा इस टाइप के ही क्वेश्चंस आएँगे। क्वेश्चन आप देखोगे, पूरा आप क्वेश्चन रीड भी नहीं करोगे, तब तक आप सॉल्व करने पहुँच जाओगे। आप क्वेश्चन देखोगे, ऐसे लिखोगे, ऑड आएगा बाद में, पहले परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ऐसे लिख लेने का हमेशा, कि आपको कंफ्यूजन ना रहे, दोबारा क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े। हमेशा आपको ऐसे लिख लो, पहले ऑड ऐसा आएगा, फिर आप ढूंढ लो। डन? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? मजा आया? अब बोलो नेक्स्ट पेज पे कैसे जाए? ये, अब ये क्वेश्चन पढ़ो। देखते पहले किसका आंसर आता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? 3। मतलब ये क्या है, क्वेश्चन मैंने ना प्रीवियस ईयर से उठाया है, तो ऐसे किसी स्टूडेंट से उतना टाइम लिया है, आपको इतना नहीं देखना है। 150 सेकेंड्स मतलब कितना हुआ? हाँ, एक क्वेश्चन 2 मिनट में। हाँ, बहुत ज्यादा हो गया ना, इतना तो करना नहीं है। इसको इग्नोर करना है आपको। 1 आएगा सबका। ऑनलाइन क्या आया? जयदीप 1 है। जयदीप क्या है आंसर आपका? देखो क्या लिखा है। मतलब उनके कहने का मतलब है, ये जो क्वेश्चन है ना, एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी तो उनको इजी पड़ेगा ऐसा। देखो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी सेवेंथ टू द राइट ऑफ 10th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। मतलब लेफ्ट एंड से जो 10th नंबर होगा, लेफ्ट हैंड से जो 10th आपका नंबर होगा, उसका 7th राइट आपको निकालना है। जैसे कि हमने फर्स्ट वाले किया था ना, फोर्थ लेफ्ट से थर्ड राइट या सेकेंड राइट किया था, सेम वैसा ही लेफ्ट हैंड से जो 10th नंबर होगा, उसका क्या करना है, 7th राइट निकालना है। बस इधर आंसर इज ओके। आप सबका क्या आया? 5 आया। क्या है आंसर? सेकेंड बेंच। नहीं समझ में आया क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है आपके लेफ्ट हैंड से जो 10th नंबर है, उसका 7th राइट कौन सा नंबर होगा। जैसे कि हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, लेफ्ट हैंड से फोर्थ के सेकेंड राइट ऐसे किया था ना, वो आपका क्या आया? 1। ओके। 5। और आपका? 5 आएगा। वेरी गुड। हम्म। आगे वाला, क्योंकि वो तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है। नहीं चालू है। आज हमारे बैंक से मीटिंग है, गांधीनगर में।
हमारे हर मंथ में ऐसे पूरे ऑल ओवर इंडिया से, मतलब ऑल ओवर गुजरात से आते हैं, सारे जो मैनेजर होते हैं, सीईओ होते हैं, सब आते हैं वहाँ पे। तो आज वहाँ पे मीटिंग है। मैं एसबीआई लाइफ में हूँ। एसबीआई लाइफ में हूँ। देखो, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी सेवेंथ टू द राइट ऑफ टेंथ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आपका लेफ्ट हैंड कौन सा होगा? ये होगा। लेफ्ट हैंड से क्या बोल रहा है, जो टेंथ नंबर है ना, उसके सेवेंथ राइट में। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पीछे वाले को पहले लेना होता है ना। अगर इंग्लिश में उतना कंफ्यूजन होता है ना, तो पीछे वाला जो होगा ना उसका पहले, और आगे का होगा उसको बाद में लेना है। डन। अब पता चला ना। अब बोलो, लेफ्ट हैंड से टेंथ नंबर कौन सा होगा आपका? लेफ्ट हैंड से स्टार्टिंग से हमें काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या हुआ आपका टेंथ। अब टेंथ जो है, क्या बोला है, टेंथ का सेवेंथ राइट। टेंथ का सेवेंथ राइट कौन सा है? टू है। टेंथ नंबर आपका टू आया, मतलब इसका सेवेंथ राइट। अब इसका टू का राइट कौन सा होगा? इसी साइड होगा, आपका राइट उसका राइट, इसका सेवेंथ राइट। अब इसको ही मत काउंट कर ले, हम लेफ्ट हैंड से स्टार्टिंग वाले को काउंट कर रहे थे, यहाँ पे वही नहीं काउंट होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं ना। तो वहां से सेवेंथ नंबर, 1 2 3 4 5 6 7। तो सेवेंथ नंबर पे क्या आ रहा है आपका? 5। तो आंसर विल बी 5। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है टेंथ फ्रॉम द लेफ्ट। देखो, पता चला, टेंथ फ्रॉम द लेफ्ट बोला है ना। अब देखो, एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होगे, हम लेफ्ट से जा रहे हैं, लेफ्ट से फिर राइट जा रहे हैं, तो टेंथ लिया, फिर सेवन लिया। आप डायरेक्ट देखोगे तो यहाँ से आप काउंट करो तो ये कौन से नंबर पे आ रहा है, स्टार्टिंग से एंड पे काउंट कर रहे हो यहाँ तक, तो कौन से नंबर पे आ रहा है? 17 नंबर पे आ रहा है ना। यहाँ से 1 2 3 4 काउंट कर रहे होते, 17वें नंबर पे आ रहा है। आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला, मतलब एक ट्रिक आता है कि अगर आप अपोजिट्स जो होते हैं, लेफ्ट हैंड से आप राइट जा रहे हो, जो अपोजिट्स होते हैं ना, वो हमेशा आपके क्या होते हैं? प्लस होते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड से आप राइट पे ही जा रहे हो ना, दोनों आपके राइट में ही जा रहे हो, राइट और राइट वो क्या होंगे आपके? प्लस हो जाएंगे। अगर आप राइट जाते हो फिर लेफ्ट जाते हो, अगर मैं बोलूं यहाँ से आप फिफ्थ राइट जा रहे हो, ओके, फिर सेकेंड लेफ्ट जा रहे हो, निकालो, यहाँ से लेफ्ट हैंड से आप फिफ्थ, फिर सेकेंड लेफ्ट, और वहां पे फर्स्ट वाले में आप क्या गए थे? राइट गए थे, फिर राइट गए थे, यही था ना। यहाँ से आप राइट गए थे, फिर राइट गए ना। और यहाँ पे ऐसा बोल रहा है, आप यहाँ से राइट जा रहे हो, फिर लेफ्ट जा रहे हो। तो मतलब देखो, यहाँ से फिफ्थ राइट जाओगे तो कौन सा होगा? 1 2 3 4 5। अब इसका सेकेंड लेफ्ट, 1 2। मतलब क्या कर रहे हो आप, स्टार्टिंग से जब ये आपका आंसर आया, 1 आया, स्टार्टिंग से काउंट करोगे तो कौन से नंबर पे आ रहा है? थर्ड नंबर पे आ रहा है ना। मतलब अगर आपका जो डायरेक्शन है, अलग अलग डायरेक्शन है, आप राइट में जा रहे हो फिर लेफ्ट में जा रहे हो, तो हमें क्या करना है, उन दोनों को माइनस करना है। अगर वो सेम में जा रहे हैं तो क्या करना है? प्लस करना है। डायरेक्ट कर सकते हैं। सेम वैसे ही राइट साइड से, राइट साइड से अगर वो लेफ्ट में जाता है फिर लेफ्ट में जाता है तो क्या करना है? प्लस करना है। अगर वो राइट साइड से लेफ्ट में जा रहा है फिर राइट में जा रहा है तो डन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सबको आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नहीं, देखो इसमें के सारे क्वेश्चंस कर लो। नहीं होगा। इस बार जयदीप का सबसे पहले आंसर आएगा।
मैम हमको समझा दो, अच्छा लगेगा उसको भी कि हाँ भाई मैम रिस्पॉन्ड पहले आप रीड तो करो क्या फिर। सोचेगा फिर आपके बारे में। हाँ, अच्छे ड्रॉप से बोलता चलेगा। एक बार क्वेश्चन रीड करो फिर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। शायरी पढ़ रहे हो आंसर पहले समझ आएगा। एक बार खुद से रीड करो क्वेश्चन फिर मैं बताती हूँ। देखते हैं। 6 6 तो है ही नहीं ऑप्शन में। 1 ओके 1 हाँ हाँ 1 आप दोनों का। आपका क्या है? नहीं समझ में आया। आपका इवन नंबर जो दो से डिवाइड होते हैं। देखो मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ एक बार। क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि इस सीरीज में जितने भी इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स मतलब जो दो के टेबल में आते हैं वो सारे ड्रॉप कर देने हैं, मतलब उसको निकाल देने हैं आपको। ओके, तो इसमें वो इवन नंबर्स तो आपके डिलीट हो गए। जो बाकी के नंबर्स बचेंगे, आपके ऑड नंबर्स जो बचेंगे, उसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो 15th नंबर है लेफ्ट एंड से, उसके 9th क्या है, 9th लेफ्ट में होना चाहिए। लेफ्ट हैंड से जो 15वां नंबर है उसके 9th लेफ्ट में कौन सा नंबर आएगा, ये कहने का मतलब है। हाँ, तो अपोजिट से राइट जा रहा है फिर लेफ्ट जा रहा है तो क्या करना है, माइनस करना है। क्या आएगा? ओके जयदीप, समझ में आया ना आपको? हिंदी में मैंने आप क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। ओके आंसर क्या है? आंसर आया समझ में? आपका आया? 1 देखो, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले सारे इवन नंबर को ड्रॉप कर देना है। आप एग्जाम में करोगे तो पेपर पेन से करना है, यहाँ पे कहीं भी आपको पेन यूज नहीं करना है। आपको पेन सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में करना है, बाकी कहीं भी पेन आपके यूज नहीं करना है। प्रैक्टिस के टाइम पे करना है, एग्जाम में कहीं भी पेन की जरूरत नहीं है। कहाँ क्या यूज करना है? दिमाग। सिर्फ दिमाग यूज करना है, पेन पेपर यूज नहीं करना है। ओके, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में सारे इवन नंबर है उसको इग्नोर कर देना है। 4, एक तो 4 है, 8, 2, कैसे? इधर बस हो गया, रहने दो, है ना? ठीक है, देखो 2 हो गया, और कौन सा इवन नंबर है? 2, ओके, 2, 2, 6, 8, 6, 4, 2,
और 8, ये सारे को हमें काउंट नहीं करना है, मतलब डिलीट हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है, जो लेफ्ट एंड से जो 15th नंबर आ रहा है उसका क्या करना है, 9th लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट एंड से 15 कौन सा आएगा आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15, आपका 1 जो आया ये 15 नंबर पे आया। अब उसका 9th लेफ्ट निकालना है। 1 का लेफ्ट कौन सा होगा, 1 का लेफ्ट मतलब आपका लेफ्ट और उसका लेफ्ट, आपका लेफ्ट इस साइड है तो उसका भी लेफ्ट। कौन सा लेफ्ट चाहिए हमें, 1 का कौन सा लेफ्ट चाहिए, 9th चाहिए ना। तो अब देखो हमने तो इवन को डिलीट कर दिया, अब इवन तो आएगा ही नहीं, जो एक बार डिलीट हो गया बैकअप वो होगा ही नहीं। 1 के 9th लेफ्ट में जाओ, 1 2 कौन सा 3 4 5 6 7 8 9, हाँ लिया ना 1 को, नहीं इसके लेफ्ट में जाना तो उसको आप क्यों लोगे, 1 के लेफ्ट में जाना है तो 1 को आप लोगे नहीं ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जिसके लेफ्ट में जाना है उसको नहीं लेना, बस एंड से काउंट करोगे तब स्टार्टिंग वाला आप लोगे। ओके, बोलो समझ में आया, आया। तो आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन 1। ओके, बोलो समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन है। ओके बस जा रहे हो, यस दो, ओके देखा था क्वेश्चन, ओके जयदीप एक बार क्वेश्चन देखकर आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि हम्म हम्म बनाएगा, हाँ तो वो नहीं होगा, दो आएगा। आप ये जो बोलेंगे वो आंसर होगा, बोलो नहीं समझ में आया। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर, मतलब हमें ऑड नंबर्स को फाइंड करना है, तो पहले ऑड लिखो, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई परफेक्ट क्यूब। प्रिसीडेड का मतलब पहले, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका परफेक्ट क्यूब, प्रिसीडेड मतलब पहले, ऑड नंबर के पहले क्यूब। यहां तक समझ में आया, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड, एंड मतलब ऑड नंबर्स के लिए बोल रहा है, एंड फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर। फॉलो का मतलब बाद का लेना है ना, मतलब ऑड के बाद क्या आना चाहिए आपका, ऑड के बाद क्या आना चाहिए, स्क्वायर। मतलब सीरीज में आपको क्या देखना चाहिए, पहले सीरीज में आपको क्या देखना चाहिए, पहला क्यूब होना चाहिए, फिर ओड होना चाहिए, फिर स्क्वायर। ये ऐसा लाइन में आपको होगा तो आपका आएगा। आ रहा है 1, आंसर चेंज हुआ। आपको हिंदी समझ में आ रही है ना। अब बताओ जयदीप, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको हिंदी में।
1 देखो, इसमें आप ये सीरीज देख रहे हो तो इसमें आपको कौन सा सबसे कम नंबर मिलेगा, क्यूब, ऑड या स्क्वायर? क्यूब सबसे कम मिलेगा, तो हम क्यूब को ढूंढते हैं। क्यूब के बाद आपका क्या आना चाहिए? ऑड आना चाहिए, ऑड के बाद स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पे क्यूब हम सबको ढूंढते हैं। क्या 4 क्यूब है? नहीं है। 1 3 भी क्यूब नहीं है। 1 है? 1 है। मतलब 1 तो हमें एक तो क्यूब मिल गया, उसके बाद क्या चाहिए? ऑड नंबर। 1 के बाद ऑड नंबर है। ऑड नंबर के बाद क्या चाहिए? स्क्वायर। मतलब 5 के बाद जो नंबर होगा वो क्या होगा? स्क्वायर। क्या 7 स्क्वायर है? नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग। ओके, फिर से क्यूब ढूंढो। क्या 8 क्यूब है? 8 क्यूब है। 2 का क्यूब है 8, है ना? ये तो हमारा फुलफिल किया। उसके बाद क्या है? ऑड नंबर चाहिए। 2 के बाद हमें 8 के बाद क्या चाहिए? एक ऑड नंबर चाहिए। क्या 3 ऑड नंबर है ना? उसके बाद क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। क्या 1 स्क्वायर है? तो ये आपका फुलफिल कर रहा है, ये कंडीशन कर रहा है ना? ओके, नेक्स्ट। अब कौन सा क्यूब है? 6 आपका क्यूब नहीं है। 2 क्यूब है? 9 है? 7 9 स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। 3 का स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। 1 क्यूब है? 1 क्यूब है ना? अब 1 के बाद हमें क्या चाहिए? ऑड नंबर चाहिए। 1 के बाद क्या ये ऑड नंबर है? ये तो इवन नंबर, तो ये भी आपका नहीं होगा। ओके, 1 क्या क्यूब है? क्यूब है ना? उसके बाद क्या चाहिए? ऑड चाहिए। 1 ऑड है। उसके बाद हमें स्क्वायर चाहिए। क्या 5 स्क्वायर है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 2 क्यूब है? नहीं। 6 है? 8 क्यूब है? यस, 8 क्यूब है आपका। 2 का क्यूब है 8, है ना? अब क्यूब के बाद क्या चाहिए? ऑड नंबर। 8 के बाद क्या ऑड नंबर है? तो ये नहीं होगा। उसके अलावा क्यूब आपका 5 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 1 है। 1 क्या है? क्यूब है। और क्यूब के बाद क्या चाहिए आपको? ऑड नंबर। 3 ऑड है। और उसके बाद क्या चाहिए आपको? परफेक्ट स्क्वायर। क्या 8 परफेक्ट स्क्वायर है? ये तो क्यूब है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। बाकी तो आपका 7 तो होगा ही नहीं। तो कितना आया? 1। कौन सा सीरीज आया? 8, 3 और 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ओके, समझ में आया? 5 क्वेश्चंस। ओके, प्रिसीडेड होगा तो, फॉलो और सक्सीडेड होगा तो, लेफ्ट हैंड होगा तो आपका लेफ्ट और उसका लेफ्ट, राइट हैंड होगा तो हाँ आपका राइट और उसका राइट। ओ का प्लेस वैल्यू, हाँ आप तीनों घर पे लर्न करके नेक्स्ट क्लास में जब हमारा होगा उसमें आप लर्न करके आना, ठीक है? मैं क्लास में आते ही सबसे पहले क्या पूछूंगी? प्लेस वैल्यू और उसका अपोजिट। ओके, प्लेस वैल्यू और अपोजिट। आपको पता चला ना अपोजिट्स कैसे निकालने हैं? 27 माइनस प्लेस वैल्यू। डन? क्लास में कोई डाउट? नो? ओके, थैंक यू।